अध्याय 121। क्या आप जानते हैं कि मैं ये गीत क्यों गा रही हूँ? कोमल ओबरॉय के लिए चौंकाने वाली घटनाएं अभी खत्म नहीं हुई थीं। मेहर अवस्थी द्वारा 3 प्रकार की पश्चिमी दवाइयां लेने के बाद रेयांश खन्ना ने थमस में 2 प्रकार की पारंपरिक नवदेशी दवाइयां बनाईं। मेहर अवस्थी अनिच्छुक लग रही थीं, लेकिन उन्होंने आज्ञाकारी होकर उन्हें पी लिया। फिर रेयांश खन्ना ने एक मिठाई निकाली, जिसे मेहर अवस्थी ने लिया और अपने मुंह में डाल लिया। तभी रेयांश खन्ना मुस्कुराए, जबकि मेहर अवस्थी ने अपना चेहरा ठंडा रखा और मुंह फुला लिया। हालांकि उनका भाव ठंडा था, फिर भी वह अजीब तरह से प्यारी लग रही थीं। कोमल ओबरॉय ने पहली बार मेहर अवस्थी को इस तरह नखरे करते देखा था। उन्हें लगा जैसे उनका पूरा विश्व दृष्टिकोण उलट गया हो। उनकी शांत और नेक मेहर ऐसी क्यों हो गई थी? ये स्पष्ट रूप से इस आदमी की वजह से था। कोमल ओबरॉय की निगाहें चारों ओर घूम गईं। वह रेयांश खन्ना के पास गईं और हाथ बढ़ाते हुए बोली, चलिए औपचारिक रूप से जान पहचान कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कोमल ओबरॉय है और मैं मेहर की अच्छी दोस्त हूँ। रेयांश खन्ना ने भी मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और बोले, नमस्कार सुश्री ओबरॉय, मेरा नाम रेयांश खन्ना है। कोमल ओबरॉय मुस्कुराई और मेहर अवस्थी की ओर मुड़कर पूछा, मेहर, क्या तुम्हें पुरुषों का तुम्हारे करीब आना पसंद नहीं था? तुम दोनों अभी क्या कर रहे थे? कोमल ओबरॉय ने 2 उंगलियां उठाकर उन्हें आपस में छुआया, ये बताते हुए कि मेहर अवस्थी और रेयांश खन्ना कितने करीब थे। वह मेरे सहायक हैं। मेहर अवस्थी ने घबराई हुई नज़र से रेयांश खन्ना की ओर देखा, फिर कोमल ओबरॉय को कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर खींचकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वह स्क्रिप्ट मत भूलना जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। कोमल ओबरॉय हंस पड़ी, बड़ी बहन, आपको मुझे स्क्रिप्ट देनी ही होगी। मेहर अवस्थी ने दफ्तर की ओर मुड़कर देखा, मुझे अभी भी पटकथा लेखक की राय लेनी है। 1 मिनट रुको, क्या रितिका ने नहीं कहा था कि तुम इसे गुप्त रखोगी? क्या चल रहा है? कोमल ओबरॉय और भी ज्यादा उलझन में पड़ गईं। अपनी आवाज धीमी रखो, मेहर अवस्थी असामान्य रूप से घबराई हुई फुसफुसाते हुए बोली, मैं उनसे अप्रत्यक्ष रूप से पूछूंगी। मुझे नहीं पता कि वह मेरी मदद करने के लिए तैयार होंगे या नहीं। मैंने सुना है कि पुरुषों में बहुत स्वाभिमान होता है। मेहर अवस्थी। कोमल ओबरॉय अचानक उन्हें घूरने लगी, उनकी आंखों में गपशप की चमक थी। तुम बेवकूफ तो नहीं बनोगी? तुम्हें तो एक शांत, गंभीर देवी होना चाहिए। कोमल ओबरॉय उत्साहित थीं। उनकी सबसे अच्छी दोस्त सचमुच बहुत ठंडी थी। उनके पास कोई महिला मित्र नहीं थी, पुरुषों की तो बात ही छोड़ो। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि किस तरह का पुरुष मेहर अवस्थी का दिल जीत सकता है। उसे न केवल असाधारण रूप से प्रतिभाशाली होना होगा, बल्कि अनगिनत कठिनाइयों और धैर्य का भी सामना करना होगा। और अब मेहर अवस्थी मानो उस पर मोहित हो रही थी। कौन सा आदमी इतना जिद्दी है? कोमल ओबरॉय ने भी कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ एक नज़र डाली। क्या सच में वो खन्ना सरनेम वाला पुरुष असिस्टेंट ही है? तुम बकवास कर रही हो। मेहर अवस्थी शर्मिंदा होकर कोमल ओबरॉय को घूरने लगी, आप मेरी मदद नहीं कर रही हैं। मदद जरूर करूंगी, आप जल्दी से उससे बात करके मुझे स्क्रिप्ट भेज दीजिए। लेकिन कोमल ओबरॉय हंस पड़ी, स्क्रिप्ट लिखने के बाद आपको मुझे बताना होगा कि स्क्रिप्ट राइटर कौन है। मेहर अवस्थी ने खुद को संभाला और शांत भाव से कहा, एस लेवल की फीस। कोमल ओबरॉय असमंजस में पड़ गईं। मैं ये फैसला नहीं ले सकती, बड़े सोहन को स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। आखिर में मेहर अवस्थी ने ये नहीं बताया कि वो कौन था। कोमल ओबरॉय को अभी शूटिंग करनी थी, इसलिए वो अपनी अधूरी गपशप के साथ ही वहां से चली गईं। रोली के साइन होने के बाद दिव्या कपूर और रितिका मेहता कंपनी में ही रहकर बाकी काम निपटा रही थी, जबकि रेयांश खन्ना मेहर अवस्थी के साथ घर चले गए। रास्ते में रेयांश खन्ना गाड़ी चला रहे थे और मेहर अवस्थी बगल वाली सीट पर बैठी थीं। कुछ पल की चुप्पी के बाद मेहर ने अचानक रेयांश खन्ना से पूछा, आप उस स्क्रिप्ट का क्या करने की सोच रहे हैं? रेयांश खन्ना ने जवाब दिया, अभी समय नहीं है, कल शो की रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद इस बारे में बात करते हैं। मेहर अवस्थी ने फिर उनकी तरफ देखा और पूछा, अगर कॉपीराइट चैनल है तो क्या आप इसे पहले दूसरों को देखने के लिए भेज सकते हैं? रेयांश खन्ना ने सिर हिलाकर कहा, जरूर, कौन से चैनल? रेयांश खन्ना ने पहले ही डे एंड नाइट की स्क्रिप्ट का कॉपीराइट ऑनलाइन रजिस्टर करवा लिया था, इसलिए सिर्फ पहले 3 एपिसोड दूसरों को भेजना कोई समस्या नहीं थी। मेहर अवस्थी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ये कोमल ओबरॉय की स्क्रिप्ट है। उनकी कंपनी एक सस्पेंस ड्रामा फिल्म बनाने की योजना बना रही है। मेहर अवस्थी बोलते समय रेयांश खन्ना के हावभाव को ध्यान से देख रही थी। उसने अक्सर रितिका मेहता को ये कहते सुना था कि पुरुषों में, खासकर खुद जैसी लोकप्रिय कलाकारों में, अहंकार बहुत प्रबल होता है। भविष्य में अगर वह किसी से प्रेम संबंध बनाएगी तो उसे उस पुरुष की भावनाओं का ख्याल रखना होगा। शायद आप मदद करने के इरादे से ऐसा कर रही थीं, लेकिन अनजाने में उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा दी। मेहर अवस्थी इन बातों को पूरी तरह नहीं समझती थी, लेकिन उसे डर था कि रेयांश खन्ना नाखुश होंगे। श्रीमती ओबरॉय की संगति। जरूर, धन्यवाद।
रेयांश खन्ना बिल्कुल भी कंजूस नहीं थे, मुस्कुराते हुए मेहर अवस्थी से बोले, स्वागत है। मेहर अवस्थी ने राहत की सांस ली, फिर उसे कॉन्फ्रेंस रूम में तान्या बंसल द्वारा रेयांश खन्ना से कही गई अंतरंग बातें याद आईं और उसने तुरंत अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। रेयांश खन्ना चौंक गए। अब क्या हो रहा था? कार स्नोलीफ रेजिडेंसी पहुंची और रुक गई। रेयांश खन्ना ने कहा, चलो घर चलते हैं। मेहर अवस्थी हिली नहीं और कुछ देर बाद बोली, कल तुम्हें मुझे अपनी कमीज देनी होगी। वह शो की रिकॉर्डिंग के दौरान पहनी अपनी लकी शर्ट की बात कर रही थीं। ठीक है। रेयांश खन्ना मुस्कुराए और सहमत हुए। श्रीमती अवस्थी, क्या अब हम कार से बाहर निकल सकते हैं? एक और बात है। क्या है? क्या मैं कल अपनी दवा न लूं? नहीं। अगले दिन स्टार सिटी टीवी सुरों का संग्राम के 6ठे एपिसोड की रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली थी। आज एक गायक बाहर हो जाएगा। ये स्थान पिछले राउंड के सबसे नीचे के 3 गायकों में से चुना जाएगा। वे हैं मेहर अवस्थी, राजीव मलानी और आरव शेट्टी। सबसे ज्यादा ध्यान मेहर अवस्थी पर है। आखिर वह एक बेहद लोकप्रिय पॉप स्टार हैं जो पहले 2 बार प्रथम स्थान जीत चुकी हैं, लेकिन अब बाहर होने का सामना कर रही हैं। ये नाटकीय उत्थान और पतन स्पष्ट रूप से दर्शकों को देखना पसंद है। इसके अलावा नियति के प्रतिद्वंद्वियों का टकराव भी है। मेहर अवस्थी ने अपने कपड़े बदले और ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली। ठीक उसी समय रिया तलवार अगले कमरे से बाहर आईं। मेहर अवस्थी ने शुद्ध सफेद रंग की लंबी पोशाक पहनी थी। उनके सुडौल शरीर की बनावट खूबसूरत, सुरुचिपूर्ण और गरिमा में थी। रिया तलवार ने काले रंग की लेदर जैकेट पहनी थी, छोटी कद काठी की और आकर्षक। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। रिया तलवार मेहर अवस्थी के पास गईं और उन्हें देखते हुए बोलीं, मेहर अवस्थी, बाहर मत हो जाना, इसमें मजा नहीं आएगा। मेहर अवस्थी ने कुछ नहीं कहा, इसलिए रिया तलवार ने आगे कहा, मैंने एक नेमलेस हीरो थीम सॉन्ग का डेमो पहले ही जमा कर दिया है, आपका क्या? मेहर अवस्थी ने शांत भाव से कहा, मैं भाग नहीं ले रही हूँ। रिया तलवार चौंक गईं, थोड़ी निराश भी हुई। पिछली बार 5वां स्थान पाने से तुम्हारा सारा साहस तो नहीं टूट गया? मेहर अवस्थी ने उनकी बात अनसुनी कर दी और सीधे आगे बढ़ गईं। रेयांश खन्ना और बाकी दोनों उनके पीछे पीछे चल रहे थे। मेहर अवस्थी सच में नेमलेस हीरो थीम सॉन्ग के ऑडिशन में भाग नहीं ले रही हैं। रिया तलवार के मैनेजर कुछ अविश्वास से पास आए, क्या ये सिर्फ दिखावा है? रिया तलवार ने सिर हिलाया। मेहर अवस्थी झूठ बोलने वाली नहीं लगती। उसे छोड़ो, मैं आज उसे फिर हरा दूंगी। चलो। मेहर अवस्थी के गायक के कमरे में प्रवेश करने से पहले ही ऋतिका मेहता ने उसे प्रोत्साहित करने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। मेहर अवस्थी ने रेयांश खन्ना की ओर मुड़कर देखा और अचानक बोली, क्या आप जानते हैं कि मैं ये गाना क्यों गा रही हूँ? आज मेहर अवस्थी लेटर गाना गाने वाली थी। रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया। मेहर अवस्थी का सुंदर चेहरा कोमल था, उसकी आंखें चमक रही थीं। और उसने धीरे से कहा, मैं चाहती हूं कि कोई इस गाने को सुने। अध्याय 122 जाने देना बेहतर है। रेयांश खन्ना से यह कहने के बाद मेहर अवस्थी उसकी कमीज लेकर गायक के कमरे में चली गई। आज उसने लंबी स्कर्ट पहनी थी, इसलिए उसे अपने पैर ढकने की जरूरत नहीं थी, लेकिन शो की रिकॉर्डिंग के दौरान रेयांश खन्ना की कमीज को थामे रखने की उसे आदत हो गई थी, ठीक वैसे ही जैसे रेयांश खन्ना का हमेशा उसके साथ रहना उसे आदत थी। किसी के लिए गाना, किसके लिए है? पास खड़ी ऋतिका मेहता ने भी मेहर अवस्थी की बातें सुनी और हैरान रह गईं। फिर जैसे उन्हें कुछ समझ आया हो, वह बोली, अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मेहर सच में गाने से दुश्मन को हराने की योजना बना रही है? दिन भर क्या बकवास करती रहती हो? चलो। दिव्या कपूर उसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो की ओर खींच ले गईं। रेयांश खन्ना भी उनके पीछे पीछे गए, लेकिन उनके दिमाग में मेहर अवस्थी के बोलते समय के हाव भाव बार बार घूम रहे थे। हालांकि वह अब भी पहले की तरह ही शांत और शालीन दिख रही थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ नाराजगी और झुंझलाहट झलक रही थी। क्या सच में वही बात थी जो ऋतिका मेहता ने सोची थी? इतने महत्वपूर्ण मंच पर नखरे दिखाना कितना बेतुका काम है। रेयांश खन्ना कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें सच में गुस्सा नहीं था, बल्कि वे काफी खुश थे। सिंगर्स हाउस में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह चलिए ड्रॉ से शुरू करते हैं। इस समय सिंगर्स हाउस के अंदर निर्देशक समीर वोहरा 7 गायकों से बात कर रहे थे। प्रतियोगिता से ठीक पहले ड्रॉ निकालना यह एक पुरानी तरकीब थी। ड्रॉ की प्रक्रिया आमतौर पर कार्यक्रम के कंटेंट में शामिल की जाती थी, ताकि दर्शकों में उत्साह और रोमांच बना रहे। पिछले एपिसोड की रैंकिंग के आधार पर जिनकी रैंकिंग ऊंची होती, वे पहले ड्रॉ निकालते। सबसे पहले रिया तलवार का नंबर आया। वह आराम से आगे बढ़ी, अपने बाल झटके और झट से एक नंबर निकाल लिया। 6। वाह शालिनी जी, आप कितनी भाग्यशाली हैं। आदित्य मल्होत्रा ने ईर्ष्या से कहा। मुझे बहन क्यों कह रहे हो? मैं तो सिर्फ 20 साल की हूँ। रिया तलवार मुस्कुराई, खुद पर काफी खुश थीं। फिर उसने मेहर अवस्थी की ओर देखा, उसकी सफेद पोशाक पर गौर किया, जो शांत और सुरुचिपूर्ण थी, लेकिन उसने अपनी बाहों में एक पुरुष की कमीज पकड़ी हुई थी जो कुछ अटपटा सा लग रहा था।
वह पूछे बिना नहीं रह सकी, मेहर अवस्थी, आप पुरुष की कमीज क्यों लिए हुए हैं? क्या आपको ठंड लग रही है? क्या मैं इसे उतारकर आपको दे दूं? सब हंस पड़े। रिया तलवार अपनी स्पष्टवादिता के लिए जानी जाती थीं। बड़ी लड़कियों में से एक मधुरा कुलकर्णी ने मेहर अवस्थी की ओर से समझाया, मेहर पहले एपिसोड से ही यह कमीज पहने हुए है। निर्देशक समीर वोहरा ले भी हंसे, यह मेहर का लकी चार्म है। कैसा लग? ये सब आपकी अपनी काबिलियत पर निर्भर करता है, रिया तलवार ने ये कहा, लेकिन उत्सुकता से मेहर अवस्थी के पास गईं, उन्हें गौर से देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। कितनी लकी हो तुम, मुझे देखने दो। मेहर अवस्थी ने उसे ठंडी निगाहों से देखा और सिर हिलाया। छी, कितना दुर्लभ है, क्या ये तुम्हारे प्रेमी का हो सकता है? रिया तलवार के शब्दों ने सबको स्तब्ध कर दिया और सब मेहर अवस्थी की ओर देखने लगे। मेहर अवस्थी की शांत और गंभीर छवि इतनी गहरी थी कि हर किसी को अवचेतन रूप से लगता था कि कोई भी पुरुष उनमें जुनून पैदा नहीं कर सकता, इसलिए वे इसी दिशा में अटकलें लगा रहे थे। रिया तलवार की टिप्पणी ने अन्य गायकों को चौंका दिया। क्या मेहर अवस्थी सचमुच गुपचुप तरीके से डेटिंग कर रही थीं? भीड़ की उत्सुक और उत्तेजित निगाहों का सामना करते हुए मेहर अवस्थी शांत रहीं और उन्होंने शांत भाव से कहा, नहीं। बस इन दो शब्दों ने सबके मन में चल रही अफवाहों को बुझा दिया। हाँ, डेटिंग का क्या मतलब? अच्छा गाना, मेरी प्रतिद्वंदी बनना और मुझे तुम्हें हराने देना कहीं बेहतर है। रिया तलवार ने घमंड से भरी टिप्पणी की। मेहर अवस्थी ने उनकी बात अनसुनी करते हुए अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। जल्द ही पहले 6 गायकों ने अपनी अपनी पर्चियां निकाल लीं और बॉक्स में केवल एक नंबर बचा, नंबर 7। इस बार मेहर अवस्थी भाग्यशाली रहीं, आखिरकार उन्हें प्रस्तुति देने के लिए आखिरी नंबर मिला। उसने अपनी कसकर पकड़ी हुई पुरुषों की कमीज पर नजर डाली, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। 1 घंटे बाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मेहर अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? पहले 5 गायकों ने पहले ही प्रस्तुति दे दी थी और उनके साथ आए लोग अभी भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो की दीवार के पास खड़े होकर अपने कलाकारों की प्रस्तुति देख रहे थे। ऋतिका मेहता थोड़ी अधीर हो रही थीं। रेयांश खन्ना मुस्कुराए और बोले, जितनी देर से वो प्रस्तुति देंगी, मिस अवस्थी के लिए उतना ही अच्छा होगा। इसी क्षण छठी गायिका मंच पर आई और स्टूडियो में अब तक की सबसे जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, इतनी जोरदार कि मानो छत ही उड़ गई हो। रिया तलवार ने ट्यूब टॉप के ऊपर लेदर जैकेट पहनी हुई थी, जिससे उनके सुडौल एब्स दिख रहे थे। वो आकर्षक और थोड़ी कामुक लग रही थीं। रिया तलवार पहले से ही काफी खूबसूरत थीं, हालांकि थोड़ी छोटी थीं, लेकिन वो अपनी खूबियों को निखारना और अपनी कमियों को छुपाना जानती थीं और अपनी सबसे आकर्षक शारीरिक विशेषताओं को प्रदर्शित करती थीं। छी, अगर उसके एब्स हैं तो क्या हुआ? इसमें क्या खास बात है? ऋतिका मेहता ने मुंह बनाया, उन्हें यकीन नहीं हुआ। रेयांश खन्ना की आंखों में चमक आए और उन्होंने धीरे से कहा, स्वास्थ्य भी एक तरह की सुंदरता है। श्रीमती अवस्थी को वास्तव में अपनी दैनिक फिटनेस और व्यायाम पर अधिक ध्यान देना चाहिए। आप चाहते हैं कि मेहर व्यायाम करे? दिव्या कपूर ने आश्चर्य से पूछा। रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया, दिव्या जी, श्रीमती अवस्थी का फिगर तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी सुंदरता हमेशा बीमार जैसी लगती है, जो अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि हम उन्हें व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और उनकी सार्वजनिक छवि को सुधार सकते हैं। दिव्या कपूर ने इस बारे में सोचा और सहमति जताई, हम कोशिश कर सकते हैं। रेयांश खन्ना ने कहा, तो मैं श्रीमती अवस्थी के लिए एक फिटनेस प्लान बनाऊंगा। हमें घर पर इस्तेमाल के लिए कुछ जिम उपकरण खरीदने पड़ सकते हैं, क्योंकि श्रीमती के लिए घर पर व्यायाम करना असुविधाजनक है। अवस्थी जिम जाने के लिए तैयार है। कोई बात नहीं, मुझे आप पर भरोसा है कि आप सब संभाल लेंगी। दिव्या कपूर ने सीधे तौर पर यह जिम्मेदारी सौंपी और कहा, लेकिन आपको मेहर पर नजर रखनी होगी। अगर वह व्यायाम करना चाहती है तो उसे नियमित रूप से करना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। उनके सहमत होते ही ऋतिका मेहता ने मेहर अवस्थी को टाइट वर्कआउट कपड़ों में, अपने एब्स और लंबी टांगें दिखाते हुए, श्री खन्ना का हाथ पकड़े हुए, तरह तरह के नज़दीकी और घुमावदार व्यायाम करते हुए कल्पना कर ली। वाह, ये तो सनसनीखेज होने वाला है। मैं इसे देखना चाहती हूँ। इसी क्षण भीड़ से एक बार फिर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मंच पर बेहद आकर्षक पोशाक में सजी रिया तलवार ने एक दमदार और ऊर्जावान प्रस्तुति दी। गाना बेहद ऊंचे सुरों में था, लेकिन उन्होंने जबरदस्त जोश के साथ गाया। उनके ऊंचे सुर मानो आसमान को छू रहे थे। यही रिया तलवार की सबसे बड़ी ताकत थी, उत्कृष्ट ऊंचे सुर और मंच पर उनकी जबरदस्त उपस्थिति। गाना खत्म होते ही पूरा दर्शक वर्ग खड़ा हो गया और तालियां बजाने लगा। रिया तलवार के मैनेजर और असिस्टेंट भी मुस्कुराते हुए तालियां बजाने और उत्साह से उनका उत्साह बढ़ाने लगे। स्पष्ट था कि इस एपिसोड में रिया तलवार की रैंकिंग कम नहीं होगी। यहां तक कि लगातार दूसरी बार जीतना भी पूरी तरह संभव था। रिया तलवार जैसे ही मंच से उतरी, उछलती कूदती, लगातार दर्शकों को हाथ हिलाती और फ्लाइंग किस देती रही, जिससे माहौल और भी जोश से भर गया। ये लड़की वाकई ड्रामा करना जानती है, ऋतिका मेहता ने मन ही मन कहा। हालांकि वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी,
लेकिन उन्हें मानना पड़ा कि मेहर अवस्थी से बिल्कुल अलग शैली वाली यह प्रतिद्वंदी वाकई दमदार थी। रिया तलवार रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर निकली। माहौल अभी भी बेहद जीवंत था, दर्शक अभी भी उनके शानदार प्रदर्शन में डूबे हुए थे। अगले ही पल होस्ट मंच पर आए और अंतिम गायिका के आने की घोषणा की। बत्तियां तुरंत धीमी हो गईं। दर्शकों का उत्साह धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि मंच के बीचों बीच एक पतली और खूबसूरत आकृति दिखाई दी। वह शांत, शालीन और संयमित खड़ी रहीं, बिना किसी हलचल के, सिर्फ अपने खूबसूरत कर्व्स और लंबी टांगों से सभी को मोहित कर रही थीं। लेकिन आज वह अलग थीं। संगीत शुरू होने से पहले उसने धीरे से कहा, "ये गाना मैं किसी को समर्पित करना चाहती हूँ। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने पास जो है उसकी कदर नहीं करते, तो भले ही उसे खोने के बाद आपको पछतावा हो, आप उसे वापस नहीं पा सकते। जो खो गया सो खो गया। बेहतर है कि जाने दो, आगे बढ़ो और आखिरकार आपको सही इंसान मिल ही जाएगा।" अध्याय 123 बाद में। वाह! इससे पहले कि दर्शक मेहर अवस्थी के शब्दों को समझ पाते, रितिका मेहता ने उत्साह और अविश्वास से भरे चेहरे के साथ कहा, "मेहर ने सच में अपनी प्रेम प्रतिद्वंदी के लिए गाना गाया। अपनी आवाज़ धीमी करो।" दिव्या कपूर ने रितिका मेहता को घूर कर देखा। फिर उसने असहाय होकर रेयांश खन्ना की ओर देखा। रेयांश खन्ना के आने के बाद से मेहर अवस्थी में काफ़ी बदलाव आ गया था, ज़्यादातर अच्छे के लिए, सिवाय उनके निजी रिश्तों के। रेयांश खन्ना, आप और मेहर, आपको जल्द ही मामला सुलझा लेना चाहिए। दिव्या कपूर ने रेयांश खन्ना से आग्रह किया। मैनेजर होने के नाते वह नहीं चाहती थी कि मेहर अवस्थी इतनी जल्दी किसी रिश्ते में पड़ें, लेकिन अब हालात देखकर लग रहा था कि मेहर अवस्थी की जलन मंच पर भी साफ दिख रही थी। अगर आप दोनों एक दूसरे को स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो इसे खत्म करना मुश्किल होगा। रेयांश खन्ना भी थोड़ा शर्मिंदा थे। उन्हें शक था कि मेहर अवस्थी के लेटर गाने के पीछे कोई छुपी मंशा थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इसे मंच पर सबके सामने कह देंगी। इसके प्रसारित होने के बाद मेहर अवस्थी के बारे में ऑनलाइन अफवाहें जरूर फैलेंगी। रेयांश खन्ना ने एक पल सोचा और दिव्या कपूर से कहा, "माफ़ कीजिए दिव्या जी, मैं अपने असिस्टेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले इसे सुलझा लूंगा।" उन्होंने और दिव्या कपूर ने पिछली बार इस बारे में बात की थी। उनके सहायक के अनुबंध में अभी 1.5 महीना बाकी था। उससे पहले वह काम में तेजी लाएंगे और मेहर अवस्थी से दूरी कम करेंगे। वह ये भी सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनके पास मेहर की रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्ति हो। फिर शायद तुम दोनों, दिव्या कपूर ने बेबसी से आह भरी। मेहर अवस्थी चुपचाप रेयांश खन्ना की मदद कर रही थीं और साथ ही उनके भावनाओं का भी ख्याल रख रही थीं। रेयांश खन्ना मेहर अवस्थी को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ये कदम उठाना चाहते थे। युवा लोग बहुत आदर्शवादी होते हैं। हकीकत हमेशा इतनी खूबसूरत नहीं होती। रितिका मेहता हंस पड़ी, "खूबसूरत चीजों के सपने देखना ही तो चाहिए। अगर खूबसूरती की तलाश नहीं करोगे तो मेहनत कौन करेगा?" दिव्या कपूर चौंक गईं, फिर हंसते हुए बोली, "तुम सिर्फ बातें करती हो।" तीनों की बातचीत के बीच मंच पर संगीत बजने लगा। धुन सुंदर और शांत थी, फिर भी उसमें उदासी और मायूसी का हल्का सा एहसास था। जैसे जैसे मंच पर रोशनी बढ़ती गई, मेहर अवस्थी शुद्ध सफेद गाउन में मंच पर आईं। उनका मेकअप सौम्य और कोमल था और वे गरिमापूर्ण ढंग से खड़ी थीं, मानो दमक रही हों। इससे पहले कि श्रोता उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो पाते, मेहर अवस्थी ने अपने होंठ खोले और उनकी अलौकिक, मार्मिक आवाज गूंज उठी, "बाद में मैंने आखिरकार प्यार करना सीखा। दुर्भाग्य से तुम पहले ही जा चुके थे, लोगों के सागर में विलीन हो गए। बाद में मैंने आंसुओं के बीच आखिरकार समझा। कुछ लोग एक बार याद आने पर हमेशा के लिए चले जाते हैं। यही लेटर गीत की विशेषता है। कोरस शुरू होता है और पहली ही पंक्ति पूरे गीत का सार समेट लेती है। श्रोताओं में से किसी ने भी यह गीत पहले नहीं सुना था, लेकिन वे मेहर अवस्थी की आवाज और उसमें व्यक्त भावों से मंत्रमुग्ध हो गए थे। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था, हर कोई मंच पर मौजूद उस खूबसूरत शख्सियत को ध्यान से देख रहा था। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, सब मंत्रमुग्ध हो गए। गार्डनिया के सफ़ेद फूल मेरी नीली प्लीटेड स्कर्ट पर गिर रहे हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमने फुसफुसाया और मैंने अपना सिर झुकाकर उस सुगंध को महसूस किया। वह शाश्वत रात, ग्रीष्म ऋतु जब मैं 17 वर्ष की थी, वह रात जब तुमने मुझे चूमा था। मेहर अवस्थी की आवाज़ में केवल गहरा स्नेह ही नहीं था, बल्कि एक कोमल, सुखदायक स्वर, एक मधुर वर्णन था। जैसे ही उसकी आवाज़ ने गीत गाया, श्रोताओं को ऐसा लगा मानो वे एक युवा जोड़े को देख रहे हों जो कैंपस में मिले और प्यार में पड़ गए। उनका स्नेह गहरा और मधुर था, लेकिन जीवन के उतार चढ़ाव के कारण वे धीरे धीरे अलग हो गए। अंततः वे अलग हो गए, जिसका उन्हें बहुत अफसोस था। वर्षों बाद लड़की को इसका पछतावा हुआ। जब उसने रिश्ते को फिर से पाने की कोशिश की तो उसे पता चला। मंच पर कोरस शुरू हुआ, बाद में मैंने आखिरकार प्यार करना सीखा। लेकिन तुम तो जा चुके हो, लोगों के सागर में विलीन हो गए हो। बाद में मैंने आखिरकार आंसुओं के माध्यम से समझा। कुछ लोग एक बार बिछड़ जाने पर हमेशा के लिए चले जाते हैं।
ये सुनकर श्रोताओं को आखिरकार समझ आ गया कि मेहर अवस्थी का पहले क्या मतलब था। ये गीत उन लोगों के बारे में है जो खो गए हैं और जिन्हें वापस नहीं लाया जा सकता, उन भावनाओं के बारे में है जो चली गई हैं और जिन्हें फिर कभी नहीं पाया जा सकता। कई लोग अपने पहले प्यार या उस रिश्ते को याद किए बिना नहीं रह सके जिसे वे आज भी नहीं भूल सकते। अगर मैं उस समय इतना जिद्दी न होता, अगर मैं ज़्यादा क्षमाशील और ज़्यादा कृतज्ञ होता, तो क्या अब मुझे कम पछतावा होता। हर कोई अपने दिल में ऐसे पछतावे लिए रहता है, लेकिन क्या जीवन अनगिनत पछतावों और अफसोसों से ही नहीं बना है। श्रोताओं में मौजूद कई लोगों, पुरुषों और महिलाओं दोनों को उदासी का एक गहरा एहसास हुआ। उनके दिलों में एक मीठा कड़वा दर्द उठा और अतीत को याद करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा नहीं था कि वे कमज़ोर थे या जानबूझकर दिखावा कर रहे थे, गीत का भावनात्मक प्रभाव बस इतना शक्तिशाली था। और मेहर अवस्थी का प्रदर्शन त्रुटिहीन था। रेयांश खन्ना को तो ये भी लगा कि उन्होंने पृथ्वी की मूल गायिका को भी पीछे छोड़ दिया है। संगीत धीरे धीरे शांत हो गया और देवी के समान सुंदर मेहर अवस्थी ने अंतिम पंक्ति गाने से पहले थोड़ा विराम लिया। वह कभी वापस नहीं आएगी, एक लड़का था जो उस लड़की से प्यार करता था। रेयांश खन्ना ने मंच पर मेहर अवस्थी को देखा और मेहर अवस्थी भी मानो उन्हें ही देख रही थी। ये गीत मैं उसके लिए गाता हूँ और तुम्हारे लिए भी। क्या तुमने उसे जाने दिया। रेयांश खन्ना को स्कूल की उस मासूम लड़की की धुंधली सी याद आ गई जिसे सफ़ेद कपड़े पहनना बहुत पसंद था। दोनों को घास पर बैठना अच्छा लगता था और वह हमेशा अपना सिर उनके कंधे पर रख देती थी। उन्होंने कहा था कि शादी के बाद भी वे एक दूसरे के प्रति उतने ही अच्छे रहेंगे जितने अभी हैं और हमेशा एक दूसरे को प्यार करेंगे। बाद में उनकी शादी हो भी गई, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे को प्यार करने का अपना वादा नहीं निभा सके। रिश्ते में दोनों पक्ष अपना सब कुछ देते हैं, इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं होता। हालांकि अब जब वे अलग हो गए हैं तो उन्हें अपने भविष्य के जीवन का सामना अच्छे से करना होगा। अगर वे उलझे रहते हैं तो यह उनके अगले रिश्ते के प्रति गैर जिम्मेदाराना होगा। मेहर अवस्थी का गाना धीरे धीरे खत्म हो गया और रिया तलवार के प्रदर्शन के विपरीत दर्शकों ने जोरदार तालियों और जयकारों से उनका स्वागत नहीं किया। इसके बजाय सन्नाटा छा गया। केवल कभी कभार सिसकियां सुनाई दे रही थीं। उन्होंने दर्शकों को रुला दिया था। महिला होस्ट मंच पर आई, उनकी आंखें भी थोड़ी लाल थीं। ऐसा कौन है जिसका कोई दुखद रिश्ता न रहा हो। उन्होंने अपनी आंखें पोंछीं और मेहर अवस्थी से कहा, मेहर तुमने हम सबको रुला दिया, तुम क्यों नहीं रो रही हो। मेहर अवस्थी का स्वर शांत था, फिर भी उसमें थोड़ी कड़वाहट झलक रही थी। ये गाना किसी और के बारे में है, मेरे बारे में नहीं। महिला होस्ट ने उत्सुकता से पूछा, तो अगर आपको किसी रिश्ते का अनुभव करना पड़े तो आप क्या करेंगी। मेहर अवस्थी ने रेयांश खन्ना की ओर देखा। हालांकि दर्शक अंधेरे में थे, फिर भी वह जानती थी कि वह वहीं हैं। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। फिर उन्होंने दर्शकों को प्रणाम किया और मंच से नीचे उतर गईं। दर्शक आखिरकार शांत हुए और सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे। मेहर अवस्थी, मेहर अवस्थी, मेहर अवस्थी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा चाहती हूँ। कुछ लड़कियां तो जोर जोर से चिल्ला रही थीं। मेहर अवस्थी मुस्कुराईं और दर्शकों को हाथ हिलाया। इस शांत स्वभाव वाली देवी की दुर्लभ मुस्कान ने माहौल को और भी जोश से भर दिया। चारों ओर मैं तुमसे प्यार करती हूँ की आवाज़ें गूंज उठीं। लगता है मेहर हमारी तरफ मुस्कुरा रही हैं। रितिका मेहता ने कुछ गौर किया, अपने बगल में बैठे रेयांश खन्ना की तरफ देखा और अपना सिर खुजाया। तो मेहर बस किसी को देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं तो बस कल्पना कर रही थी। अध्याय 124 मैं तैयार हूँ। मेहर अवस्थी के मंच से उतरने के बाद लाइव परफॉर्मेंस समाप्त हो गए और गायक वोटों की गिनती का इंतजार करने के लिए अपने कमरों में लौट गए। आधे घंटे बाद निर्देशक समीर वोहरा रैंकिंग वाली पर्चियां लेकर कमरे में आए। सातों गायकों के मैनेजर और सहायक बाहर इंतजार कर रहे थे। मेहर इस बार तो टॉप 3 में जरूर होगी, है ना। रितिका मेहता ने घबराकर पूछा। मेहर अवस्थी द्वारा लेटर गीत की प्रस्तुति ने दर्शकों और मेजबानों को भावुक कर दिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये निसंदेह बेहद शानदार था। हालांकि रिया तलवार के दमदार उच्च स्वर भी उत्कृष्ट थे। साथ ही दो दिग्गज सुपरस्टार नीलम सक्सेना और मधुरा कुलकर्णी का प्रदर्शन भी सराहनीय था। सुरों का संग्राम जैसे उच्च स्तरीय मंच पर हर कोई मजबूत दावेदार होता है, एक एपिसोड जीतना भी बेहद मुश्किल होता है। श्री खन्ना। इसी क्षण नूपुर जोशी ने रेयांश खन्ना को देखा। दोनों एक तरफ चले गए और नूपुर जोशी ने उनसे कहा, श्री खन्ना, स्टेशन के नए कार्यक्रम के चयन का दौर समाप्त हो गया है। आपका प्रस्ताव जीत गया, बधाई हो। रेयांश खन्ना ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, धन्यवाद। सहायक नूपुर की मदद के बिना मुझे चयन में भाग लेने का मौका भी नहीं मिलता। हालांकि रेयांश खन्ना को पहले से ही इस परिणाम का पता था, फिर भी वे इस दयालु युवती के प्रति बहुत आभारी थे। अगर उनके संपर्कों का सहारा न होता तो गो फाइटिंग की योजना कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न होती, वह स्टार सिटी टीवी के निर्णय लेने के स्तर तक नहीं पहुंच पाती।
हालांकि मैंने सुना है कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने वालों को स्टेशन द्वारा बाहरी व्यक्ति की कार्यक्रम योजना टीम का उपयोग करने पर काफ़ी शिकायतें थीं। कुछ लोग कहते हैं कि अंकल प्रकाश का उस बाहरी व्यक्ति के साथ कुछ संदिग्ध लेन देन चल रहा है। अंकल प्रकाश इस समय बहुत दबाव में हैं। कल स्टेशन के नेताओं ने एक बैठक में उनसे इस बारे में पूछा। अंकल प्रकाश ने दृढ़ निश्चय करते हुए कहा कि अगर नए कार्यक्रम की रेटिंग 2 से ऊपर नहीं जाती है तो वे निर्देशक पद से इस्तीफा दे देंगे। नूपुर जोशी का गोल मटोल चेहरा चिंता से भरा हुआ था। आखिरकार उन्होंने ही तो ये सब संभव बनाया था और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इससे प्रकाश भंडारी को इतनी परेशानी होगी। मुझे खेद है कि मैंने आपको और निर्देशक प्रकाश को इतनी परेशानी दी, रेयांश खन्ना ने ईमानदारी से कहा। उन्होंने शुरू में स्थिति को कम आंका था। एक बड़े टीवी स्टेशन का नया कार्यक्रम, कौन जानता है कि कितने लोग देख रहे थे। इसमें शामिल हित निश्चित रूप से महत्वपूर्ण थे। प्रकाश भंडारी की विरोध को पार करने और अपनी योजना को लागू करने की क्षमता, साथ ही गो फाइटिंग की उच्च गुणवत्ता को प्रदर्शित करना भी महत्वपूर्ण था। इससे ये भी साबित हो गया कि प्रकाश भंडारी वाकई एक नेक इंसान थे। रेयांश खन्ना मनोरंजन जगत में तरक्की करना चाहते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अपना नेटवर्क बढ़ाना था। अब उनके मन में एक वैरायटी शो का विचार था। अगर वह स्टार सिटी टीवी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते तो कम से कम उन्हें वैरायटी शो के वितरण चैनलों की चिंता नहीं करनी पड़ती। रेयांश खन्ना ने नूपुर जोशी से कहा, सहायक नूपुर, क्या आप और निर्देशक प्रकाश कल खाली हैं? मैं आपको धन्यवाद देने के लिए रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहता हूं। नूपुर जोशी मना करने ही वाली थी, लेकिन रेयांश खन्ना के विनम्र निमंत्रण ने उन्हें राजी कर लिया। ओह हाँ, एक और बात है। अंकल प्रकाश ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे पूछूं कि क्या सुश्री अवस्थी इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली हैं? नूपुर जोशी ने दोबारा पूछा। रेयांश खन्ना ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, सहायक नूपुर, मैं सुश्री अवस्थी की राय जानना चाहता हूं। क्या मैं आपको कल रात के खाने के दौरान जवाब दे सकता हूं? ठीक है, कोई बात नहीं। कल मिलते हैं। रेयांश खन्ना चाहते थे कि मेहर अवस्थी गो फाइटिंग में नियमित अतिथि बने, लेकिन मेहर अवस्थी की सेहत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। गो फाइटिंग की तीव्रता बहुत अधिक है और उन्हें चिंता थी कि मेहर अवस्थी का शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। हालांकि अंततः इस मामले का फैसला उन्हीं को करना है। ये समझ में आता है कि आप उनके प्रति अच्छे हैं, लेकिन आप उनके लिए फैसले नहीं ले सकते। ठीक वैसे ही जैसे मेहर अवस्थी ने कोमल ओबरॉय से बात करने के बावजूद भी रेयांश खन्ना की राय लेकर उनकी स्क्रिप्ट बेचने के लिए चैनल ढूंढने में उनकी मदद की। आपसी सम्मान किसी भी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण होता है। उस समय तान्या बंसल ने गुपचुप तरीके से गर्भपात करवाया था, जो बुनियादी सम्मान की कमी दर्शाता था। इस नज़रिए से रेयांश खन्ना को एहसास हुआ कि वह और मेहर अवस्थी काफ़ी हद तक एक दूसरे से मेल खाते हैं। इसी क्षण गायकों के कमरे का दरवाजा खुला और सातों गायक एक एक करके बाहर आए। बाहर इंतजार कर रहे मैनेजर और सहायक उनके चारों ओर जमा हो गए। रिया तलवार सबसे पहले बाहर आईं। उन्होंने सिर ऊंचा रखा, आत्मविश्वास से कदम बढ़ाए, और उनका आत्मविश्वास अभी भी झलक रहा था। क्या वह फिर से पहले स्थान पर है? ऋतिका मेहता थोड़ी चिंतित थीं और दरवाजे की ओर दौड़कर बाहर देखने लगी, मेहर अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रही? रेयांश खन्ना भी दरवाजे पर गए। उन्हें मेहर अवस्थी की रैंकिंग की चिंता नहीं थी, बल्कि इस बात की चिंता थी कि उनके दवा लेने का समय हो गया है। कुछ देर बाद मेहर अवस्थी आखिरकार बाहर आई, अभी भी रेयांश खन्ना की कमीज पहने हुए। रेयांश खन्ना जल्दी से उनके पास गए और पूछा, क्या अंदर एयर कंडीशनिंग बहुत तेज चल रही है? क्या आपको ठंड लग रही है? मेहर अवस्थी ने सिर हिलाया, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, और उन्होंने पूछा, जब मैं गा रही थी तब क्या आप वहां थे? हाँ, रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया। ओह, मेहर अवस्थी ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गईं। ऋतिका मेहता और दिव्या कपूर उनका अभिवादन करने गईं। मेहर, लाइन में आपका नंबर क्या है? अरे, आप कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं? आप मुझे पागल कर रही हैं। चारों कार में बैठ गए। रास्ते में रेयांश खन्ना ने सुनिश्चित किया कि मेहर अवस्थी ने अपनी दवा ले ली है। होटल वापस आकर रेयांश खन्ना और मेहर अवस्थी ने फिर से एक कमरा साझा किया। हमेशा की तरह दोनों एक के बाद एक नहाने गए। रेयांश खन्ना ने पहले अपने बाल धोए, फिर सोफे पर बैठकर मेहर अवस्थी के बाहर आने का इंतजार करने लगे। उन्होंने उससे कहा, स्टार सिटी टीवी ने आपसे पूछा है कि क्या आप गो फाइटिंग में नियमित अतिथि बनना चाहेंगे? मेहर अवस्थी तौलिए से अपने गीले बाल सुखा रही थी। ये सुनकर वह एक पल के लिए रुकी और रेयांश खन्ना की ओर देखकर बोली, क्या आप चाहते हैं कि मैं भी इसमें भाग लूं? आपके बाल तो बहुत गीले हैं। रेयांश खन्ना उठे, हेयर ड्रायर उठाया और मेहर अवस्थी को वैनिटी पर बिठा दिया। फिर वह उसके पीछे खड़े होकर उसके बाल सुखाने लगे। मैं खुद कर सकती हूँ, हिलो मत, रेयांश खन्ना ने कहा और मेहर अवस्थी आज्ञाकारी होकर बैठ गई। अचानक उसने महसूस किया कि रेयांश खन्ना ने उसके बालों की एक लट पकड़ी है और उसे हेयर ड्रायर से सुखाते हुए धीरे से हिला रहे हैं।
मेहर अवस्थी की धड़कन तेज हो गई और सिर में झुनझुनी होने लगी। उसे पहले कभी इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ? किसी का बाल सुखाना कितना अजीब लगता है। तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। इस शो की तीव्रता बहुत ज्यादा है। मुझे चिंता है कि तुम इसे संभाल नहीं पाओगी। क्यों न हम इसमें भाग न लें? रेयांश खन्ना ने उसके बाल सुखाते हुए कहा। मेहर अवस्थी एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, लेकिन ये तो आपकी प्रस्तुति है। रेयांश खन्ना फिर रुके, फिर बोले, भविष्य में मेरी और भी कई प्रस्तुतियां होंगी। जब आप बेहतर हो जाएंगी तो आप ये सब कर सकती हैं, ठीक है? ठीक है, मेहर अवस्थी मान गईं। दोनों ने फिर कुछ नहीं कहा। रेयांश खन्ना चुपचाप उनके बाल सुखा रहे थे। मेहर अवस्थी बिस्तर पर गईं और पर्दे खींच दिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। एक दूसरे को शुभ रात्रि कहने के बाद मेहर अवस्थी ने अपने सुडौल शरीर पर कंबल ओढ़ लिया, बिस्तर पर एक तरफ लेट गईं और पर्दों के पीछे से धुंधले से दिख रहे सोफे को देखने लगीं। उन्होंने धीरे से कहा, क्या आप मंच पर मेरे कहे शब्दों से नाखुश थे? नहीं, रेयांश खन्ना ने जवाब दिया। तो फिर आप। खूबसूरत लड़की ने धीरे से अपने होंठ काट लिए, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। शांत, सुकून भरे कमरे में उस आदमी की स्थिर आवाज गूंजी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और मैं तैयार हूं। किस चीज के लिए तैयार? तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। सो जाओ। हम अध्याय 125 पूर्व साथी के लिए एक कविता, वर्तमान साथी के लिए एक कविता। कोमल ओबरॉय, मैंने तुम्हें स्क्रिप्ट भेज दी है। याद रखना, इसे अपने सीईओ श्री सोहन को दिखाना। अगले दिन मेहर अवस्थी और उसका 4 लोगों का समूह स्टार सिटी से ड्रीमलाइन सिटी लौट आया। अगले कुछ दिनों के लिए मेहर अवस्थी का शेड्यूल बहुत व्यस्त नहीं था। वह और रेयांश खन्ना स्नोलीफ रेजिडेंसी में गायन का अभ्यास करेंगे। हवाई अड्डे से स्नोलीफ रेजिडेंसी जाते समय जब रेयांश खन्ना गाड़ी चला रहे थे, मेहर अवस्थी ने दिन और रात की स्क्रिप्ट कोमल ओबरॉय को भेज दी। उसने कोमल ओबरॉय से आग्रह किया कि वह स्क्रिप्ट को उज्ज्वल फिल्म एंड टेलीविजन के बॉस को जल्द से जल्द दिखाएं। कोमल ओबरॉय की ओर से कुछ मिनट तक कोई जवाब न मिलने पर मेहर अवस्थी ने उन्हें एक और संदेश भेजा, क्या तुम वहां हो? कुछ देर बाद कोमल ओबरॉय ने जवाब दिया, बड़ी बहन, मैं शूटिंग कर रही थी। आमतौर पर मैं ही तुम्हें जवाब देने के लिए कहती हूँ, आज ऐसा क्यों कर रही हो? किसी और के मामले में तुम इतनी परेशान कब से हो गई हो? अपनी सबसे अच्छी दोस्त के मजाक को नजरअंदाज करते हुए मेहर अवस्थी ने जोर देकर कहा, मुझे एस लेवल का इनाम चाहिए। कोमल ओबरॉय अवाक रह गईं, मुझे पता है। मैंने तुमसे कहा था, देवी बनने की बजाय तुम एक बेवकूफ बनने पर तुली हो। मुझे उसकी तस्वीर भेजो। मेहर अवस्थी ने आगे गाड़ी चला रहे रेयांश खन्ना की तरफ देखा और जवाब में टाइप किया, बाद में। छी, अभी भी छुपा रही हो? क्या ये लड़का सिर्फ टैलेंट वाला है, देखने में नहीं, और तुम्हें डर है कि मैं तुम पर हंसूंगी? कोमल ओबरॉय ने मजाकिया लहजे में एक वॉइस मैसेज भेजा। मेहर अवस्थी ने उसे अनसुना कर दिया। वैसे आपको बता दूं, हमारी कंपनी में हाल ही में बड़ा फेरबदल हुआ है। फिल्म और टेलीविजन प्लानिंग विभाग में एक नए डायरेक्टर ने पदभार संभाला है। अगर बड़े सोहन किसी स्क्रिप्ट को मंजूरी भी दे दे तो भी उसे उनसे मंजूरी लेनी होगी। मैंने सुना है कि ये महिला बहुत सख्त हैं, उन्होंने पहले ही कई स्क्रिप्ट्स रिजेक्ट कर दी हैं। आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आपके दोस्त की स्क्रिप्ट रद्द हो जाए तो मुझे दोष मत देना। कोमल ओबरॉय ने एक और संदेश भेजा। ठीक है, समझ गई। मेहर अवस्थी ने कोमल ओबरॉय को जवाब दिया। उनकी नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्हें चिंता होने लगी, क्या होगा अगर रेयांश खन्ना की स्क्रिप्ट वाकई उज्ज्वल ने रिजेक्ट कर दी हो? क्या इससे उनके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचेगी? रितिका मेहता ने कहा था कि एक आदमी का आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है। इस समय कार स्नोलीफ रेजिडेंसी पहुंच चुकी थी। दिव्या कपूर को कंपनी जाना था, जबकि रितिका मेहता जिद पर अड़ी रहीं कि रेयांश खन्ना और मेहर अवस्थी के साथ घर जाना है, ये कहते हुए कि एक और व्यक्ति का होना ज्यादा सुरक्षा का मतलब है। दरअसल वह बस सबसे आगे बैठकर सारा ड्रामा देखना चाहती थी। तीनों घर लौटे और मेहर अवस्थी सीधे पहली मंजिल पर स्थित रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाने का अभ्यास करने चली गईं। उन्होंने सुरों का संग्राम के अगले एपिसोड के लिए अपना गाना पहले ही चुन लिया था, आखिरकार तुम्हारा इंतजार। अगले कुछ दिनों में मेहर अवस्थी कैरावगढ़, हरितपुर और विस्तारनगर की यात्रा पर जाएंगी, जिससे उनके पास अभ्यास के लिए बहुत कम समय बचेगा। अरे बाप रे, तुम पहले तो जल्दी से दूसरी मंजिल पर घर जाती थी, अब तो पहली मंजिल पर ही रहती हो। रितिका मेहता मेहर अवस्थी का सामान ऊपर ले जाते हुए हंस पड़ी। अभी अभी तो तुम हवाई जहाज से उतरी हो, आराम कर लो। रेयांश खन्ना रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए और मेहर अवस्थी से बोले, मैं थकी नहीं हूँ। मेहर अवस्थी ने रेयांश खन्ना की तरफ देखा और अचानक बोली, आपको भी अपने गाने का अभ्यास करना चाहिए। द नेमलेस हीरो के थीम सॉन्ग को जमा करने की अंतिम तिथि 2 सप्ताह में है। रेयांश खन्ना पिछले कुछ दिनों से अकेला जज्बा गाने का अभ्यास कर रहे थे। ये गाना उनकी आवाज को खूब भाता था और इसे सीखना भी मुश्किल नहीं था। मुश्किल तो अकेलेपन के साहस और अटूट जुनून की भावना को व्यक्त करने में थी, जो थोड़ा चुनौतीपूर्ण था।
रेयांश खन्ना अपने पहले रिकॉर्ड किए गए गानों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। पहले मैं आपको फाइनली वेटिंग फॉर यू का अभ्यास करने में मदद करता हूँ। हालांकि मेहर अवस्थी का शेड्यूल व्यस्त था, इसलिए उन्हें पहले अपने गाने का अभ्यास करना था। सुरों का संग्राम के अगले 2 एपिसोड फाइनलिस्ट तय करेंगे। दोनों एपिसोड के शीर्ष 4 स्कोरर सीधे फाइनल में पहुंचेंगे। सबसे कम स्कोर करने वाले 3 गायक पहले ही बाहर हो चुके गायकों के साथ रिवाइवल राउंड में हिस्सा लेंगे। मेहर अवस्थी का लक्ष्य स्वाभाविक रूप से सीधे फाइनल में पहुंचना है, इसलिए अगले 2 एपिसोड उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, मेहर अवस्थी ने सिर हिलाया। रेयांश खन्ना पियानो पर बैठ गए। उन्होंने माइक्रोफोन उठाया और जैसे ही वे शुरू करने वाले थे, मेहर अवस्थी ने अचानक पूछा, आपने ये गाना किसके लिए लिखा है? रेयांश खन्ना चौंक गए। मैंने ये तुम्हारे लिए लिखा है। मेहर अवस्थी ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने खांसा। चलिए शुरू करते हैं। जल्द ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मधुर और खूबसूरत आवाज गूंज उठी। आखिरकार मैंने तुम्हारा इंतजार किया, शुक्र है मैंने हार नहीं मानी। खुशी मुश्किल से मिलती है, इसीलिए वो और भी कीमती है। आखिरकार मैंने तुम्हारा इंतजार किया, मैं तुम्हें लगभग खो बैठी थी। तुम्हें सबसे अच्छी उम्र में मिलना मतलब मैंने खुद को निराश नहीं किया। आखिरकार मैंने तुम्हारा इंतजार किया। रिकॉर्डिंग स्टूडियो के दरवाजे से एक और चुगली करने वाला चेहरा झांका, जो अभी भी सूरजमुखी के बीच चबा रहा था। कुछ लोग एक बार बिछड़ने के बाद हमेशा के लिए चले जाते हैं। आखिरकार मैंने तुम्हारा इंतजार किया, खुशी मुश्किल से मिलती है, इसीलिए वो और भी कीमती है। ये दोनों गाने जुड़े हुए क्यों लग रहे हैं? एक तुम्हारे एक्स के लिए है और दूसरा तुम्हारे मौजूदा पार्टनर के लिए है ना? अगर तुम्हारा एक्स ये सुनेगा तो बहुत गुस्सा होगा। 3 दिन बाद फिर शनिवार आ गया। शाम करीब 7:50 बजे सुरों का संग्राम का 6ठा एपिसोड प्रसारित होने वाला था। अनगिनत दर्शक शो शुरू होने का इंतजार करते हुए अपने टीवी या फोन से चिपके हुए थे। इस एपिसोड में कई अहम मोड़ थे। मेहर अवस्थी एलिमिनेशन के कगार पर थी। क्या रिया तलवार अपना पहला स्थान बरकरार रख पाएंगी? और इन दोनों युवा अभिनेत्रियों के बीच दूसरे मुकाबले का क्या नतीजा होगा? और नीलम सक्सेना, मधुरा कुलकर्णी, आदित्य मल्होत्रा और बाकी प्रतियोगियों का क्या होगा? क्या वे ताकतवर रिया तलवार को हरा पाएंगे? स्नोली प्रेजिडेंसी, मेहर, मिस्टर खन्ना, खरबूजे के बीज और मूंगफली तैयार हैं। आइए और शो देखिए। ऋतिका मेहता और दिव्या कपूर टेलीविजन के सामने बैठी थीं। ऋतिका मेहता ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो को आवाज दी। मेहर अवस्थी और रेयांश खन्ना पिछले कुछ दिनों से घर के अंदर ही थे, मानो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही रह रहे हों। ऋतिका मेहता की आवाज सुनकर वे आखिरकार बाहर आए। दिव्या कपूर ने मेहर अवस्थी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेहर तुम बहुत अच्छी लग रही हो, थोड़ी भरी पूरी सी लग रही हो। पिछले कुछ दिनों से गायन का अभ्यास करने के अलावा रेयांश खन्ना मेहर अवस्थी की दिनचर्या का भी ध्यान रख रहे थे। ये सुनिश्चित कर रहे थे कि वह समय पर अपनी दवा लें। उनकी सावधानीपूर्वक देखभाल के कारण मेहर अवस्थी के रंग रूप में वाकई काफी सुधार हुआ था। उनका कुछ पतला चेहरा भी थोड़ा भरा भरा और पहले से ज्यादा स्वस्थ लग रहा था। दिव्या कपूर की बात सुनकर मेहर अवस्थी ने तुरंत रेयांश खन्ना से कहा, मैं कल कम खाऊंगी। हर महिला अपने वजन को लेकर संवेदनशील होती है और मेहर अवस्थी भी इसका अपवाद नहीं थी। गोल का मतलब था कि उनका वजन बढ़ गया है ना? रेयांश खन्ना मुस्कुराए और बोले, तुम बिल्कुल भी मोटी नहीं हो। आपको कैसे पता? मेहर अवस्थी ने पूछा। रेयांश खन्ना ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, मैं एक नज़र में ही बता सकता हूँ। छी! ऋतिका मेहता के मुंह से मूंगफली लगभग निकल ही गई। श्रीमान खन्ना, क्या आपकी दृष्टि एक्स-रे जैसी है? आप एक नज़र में ही बता सकते हैं। हाँ। मेहर अवस्थी थोड़ा शर्मा गईं और ऋतिका मेहता को चुटकी काटने के लिए हाथ बढ़ाया। शुरू हो रहा है। टीवी देखो। उसी क्षण टीवी स्क्रीन पर सुरों का संग्राम का पहला दृश्य दिखाई दिया और ऋतिका मेहता ने झट से टीवी की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। मेहर अवस्थी ने आखिरकार उन्हें छोड़ दिया और दिव्या कपूर के बगल में बैठ गईं, जबकि रेयांश खन्ना उनके बगल वाले सोफे पर बैठ गए। टीवी के सामने वाले लंबे सोफे पर 4 लोग बैठ सकते थे। मेहर अवस्थी ने रेयांश खन्ना को बैठने के लिए कहने की इच्छा जताई, लेकिन दिव्या कपूर और ऋतिका मेहता की मौजूदगी के कारण उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इसी बीच स्नोली रेजिडेंसी से 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित एक घर में दरवाजे पर चिपका हुआ शुभ लाभ का चिन्ह फाड़ दिया गया था। केवल कुछ लाल टुकड़े बचे थे जिन्हें साफ नहीं किया गया था। घर के अंदर तान्या बंसल सोफे पर अकेली बैठी टेलीविजन देख रही थी। वह भी सुरों का संग्राम देख रही थी, लेकिन गायकों के प्रदर्शन का आनंद लेने के लिए नहीं, वह मेहर अवस्थी को बाहर होते देखना चाहती थी। अध्याय 126 अतीत को वापस नहीं लाया जा सकता। रिया तलवार निश्चित रूप से प्रथम स्थान जीतेगी। रिया तलवार नंबर 1 छोटी दिवा, गायकों की रानी रिया तलवार। मेहर अवस्थी आगे बढ़ो। क्या वो बीमार नहीं है? प्रतियोगिता से हट जाओ। हाँ, एक बार पहला स्थान जीतने के बाद वो इतनी घमंडी क्यों हो गई?
शो अभी शुरू ही हुआ था और होस्ट स्टेज पर बोल ही रही थी कि ऑनलाइन रिया तलवार और मेहर अवस्थी के फैंस के बीच बहस शुरू हो गई थी। आखिर 7 गायिकाओं में से ये दोनों सबसे लोकप्रिय थीं और 4 छोटी दिवा का खिताब दोनों के बीच बराबरी पर था, इसलिए उनके बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। रिया तलवार के फैंस हमेशा से इस बात से नाखुश थे कि उनकी पसंदीदा गायिका मेहर अवस्थी के बाद तीसरे नंबर पर थी और वे मेहर अवस्थी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। इसलिए दोनों फैन ग्रुप्स में अक्सर झड़प होती रहती थी। पहले दोनों को सीधे मुकाबले के ज़्यादा मौके नहीं मिले थे और फैंस की चर्चाएं ज़्यादातर एल्बम या नए गानों की बिक्री की तुलना तक ही सीमित थीं। अब जब दोनों सुरों का संग्राम में हिस्सा ले रही थीं, तो ये सीधा टकराव था। नतीजतन दोनों पक्षों के बीच तनाव कई गुना बढ़ गया। पिछले एपिसोड में रिया तलवार पहले नंबर पर आई, जबकि मेहर अवस्थी सिर्फ 5वें नंबर पर रहीं। इससे रिया तलवार के फैंस बहुत खुश हुए और उन्होंने मेहर अवस्थी के फैंस पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियों की बौछार कर दी। हार के स्पष्ट नतीजों को देखते हुए मेहर अवस्थी के प्रशंसकों के पास पलटवार करने का कोई रास्ता नहीं था और वे अगले एपिसोड का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। आज आखिरकार 6ठा एपिसोड प्रसारित हुआ। रिया तलवार और मेहर अवस्थी के मंच पर आने से पहले ही उनके प्रशंसक खुद को रोक नहीं पाए और ऑनलाइन बहस शुरू कर दी। पहले 5 गायकों के प्रदर्शन के बाद रिया तलवार मंच पर आईं। उनकी आकर्षक पोशाक, एक लेदर जैकेट, स्ट्रैपलेस टॉप और हॉट पैंट ने तुरंत दर्शकों को दीवाना बना दिया, जिससे उनके प्रशंसकों ने लाइव चैट पर देवी और सबसे खूबसूरत छोटी दिवा जैसे शब्दों से उनकी प्रशंसा की बाढ़ ला दी। रिया तलवार का प्रदर्शन उनकी लोकप्रियता के अनुरूप था। उन्होंने एक क्लासिक, चुनौतीपूर्ण गीत को त्रुटिहीन रूप से प्रस्तुत किया। प्रदर्शन के बाद दर्शक खड़े हो गए और तालियां बजाईं। ये तो पक्का है, कोई शक नहीं, फिर से पहला स्थान। मेहर अवस्थी पर बहुत दबाव है, बाकी को तो बस दूसरे स्थान के लिए लड़ना चाहिए। रिया तलवार के प्रशंसक बेहद खुश थे। कई आम श्रोताओं ने भी माना कि रिया तलवार का प्रदर्शन शानदार था, पिछले 5 गायकों से बेहतर। ऐसा लग रहा था कि उन्हें फिर से पहला स्थान मिलना तय है। केवल मेहर अवस्थी, जिन्होंने अभी तक प्रस्तुति नहीं दी थी, ये चुनौती पेश कर सकती थीं। हालांकि आखिरी दौर में मेहर अवस्थी के प्रदर्शन से ज़्यादा उम्मीदें नहीं जगीं। यहाँ तक कि उनके प्रशंसक भी तैयारी करने लगे थे। मेहर, आगे बढ़ते रहो, मैं बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ध्यान दूंगी। तुम हमेशा मेरे दिल में सबसे अच्छी रहोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेहर के पैर सबसे खूबसूरत हैं। तान्या बंसल सोफे पर बैठी थीं। टीवी देखते हुए वह अपने फ़ोन पर ऑनलाइन टिप्पणियां देख रही थी। रिया तलवार के प्रशंसकों के बढ़े हुए आत्मविश्वास और मेहर अवस्थी के प्रशंसकों की स्पष्ट सुरक्षा को देखकर उन्होंने ताना मारा, मेहर अवस्थी, अगर तुम रेयांश खन्ना को अपने साथ रखने में कामयाब भी हो जाओ तो भी रिया तलवार को नहीं हरा सकती। सुरों का संग्राम के इर्द गिर्द का रहस्य बेहतरीन है। इस एपिसोड की अंतिम रैंकिंग अभी तक किसी को नहीं पता है। हालांकि पिछले एपिसोड में मेहर अवस्थी के प्रदर्शन को देखते हुए रिया तलवार को हराना तो दूर, बाहर होने से बचना भी मुश्किल होगा। उसी क्षण टेलीविजन स्क्रीन पर स्टेज की बत्तियां मंद पड़ गईं। एक खूबसूरत और दुबली पतली आकृति धीरे धीरे स्टेज के बीचों बीच आई। उसका फिगर परफेक्ट था, उसका स्वभाव असाधारण, बस वहां खड़े होकर ही वह दूसरों में हीन भावना पैदा कर रही थी। तान्या बंसल ने अपने होंठ दबाए और ठंडे लहजे में कहा, खूबसूरत होने का क्या फ़ायदा, तुम फिर भी बाहर हो जाओगी। मेहर अवस्थी ने तुरंत गाना नहीं गाया, बल्कि पहले कुछ कहा, ये गीत किसी के लिए है। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने पास जो है उसकी कदर नहीं करते तो खो जाने पर उसे वापस नहीं पा सकते, चाहे आपको कितना भी पछतावा हो। जो खो गया सो खो गया, बेहतर है कि जाने दें, आगे बढ़ें और आखिरकार आपको सही इंसान मिल ही जाएगा। तान्या बंसल स्तब्ध रह गईं। अगर आप अपने पास जो है उसकी कदर नहीं करते तो खो जाने पर उसे वापस नहीं पा सकते, बेहतर है कि जाने दें और आगे बढ़ें। मेहर अवस्थी का क्या मतलब था? वह किसे संबोधित कर रही थीं? तान्या बंसल अभी भी स्तब्ध थीं कि संगीत शुरू हुआ और एक स्पष्ट, मार्मिक आवाज गूंजी, बाद में, मैंने आखिरकार प्यार करना सीखा। दुर्भाग्य से तुम पहले ही जा चुकी थीं, लोगों के सागर में विलीन हो गईं। बाद में मैंने आंसुओं के बीच आखिरकार समझा, कुछ लोग एक बार याद आने पर हमेशा के लिए चले जाते हैं। आखिरी पंक्ति सुनकर तान्या बंसल अवाक रह गईं, उनका शरीर अकड़ गया। क्रेसेंट एंटरटेनमेंट के भूमिगत पार्किंग स्थल में उस दिन की तस्वीर उसके दिमाग में कौंध गई जब उसने अपना सारा स्वाभिमान निगलकर रेयांश खन्ना से माफी मांगी थी। रेयांश खन्ना के कहे शब्द, कुछ लोग जिन्हें एक बार याद किया जाता है हमेशा के लिए चले जाते हैं। और अब वही शब्द मेहर अवस्थी गा रही थीं। क्यों? तान्या बंसल का दिमाग सुन्न हो गया, उसे केवल मेहर अवस्थी का गाना सुनाई दे रहा था। गार्डनिया के सफ़ेद फूल मेरी नीली प्लीटेड स्कर्ट पर गिर रहे हैं। 17 साल की उम्र, ग्रीष्म ऋतु, जिस रात तुमने मुझे चूमा था। अगर हम तब इतने जिद्दी न होते तो आज हमें इतना पछतावा न होता। हर पंक्ति तान्या बंसल को रेयांश खन्ना के साथ बिताए पलों की याद दिला रही थी।
इससे उन्हें अपनी शादी के खूबसूरत पलों की याद भी आ गई। बाद में वह और अधिक प्रसिद्ध होना चाहती थी, वह अपने परिवार के बोझ से मुक्त होना चाहती थी, इसलिए उसने चुपके से रेयांश खन्ना से अपने बच्चे का गर्भपात करवा दिया। बाद में वह रेयांश खन्ना से नफरत करने लगी क्योंकि वह किसी काम का नहीं था और उसके करियर में कोई मदद नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने दृढ़ता से तलाक के लिए अर्जी दी। बाद में उसे आखिरकार रेयांश खन्ना के कई गुण पता चले। उसने उसे वापस पाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन बाद में मैंने आखिरकार प्यार करना सीखा। दुर्भाग्य से तुम पहले ही जा चुके थे, लोगों के सागर में विलीन हो गए। बाद में मैंने आंसुओं के बीच आखिरकार समझा। कुछ लोग एक बार याद आने पर हमेशा के लिए चले जाते हैं। मेहर अवस्थी की सुंदर लेकिन मार्मिक आवाज एक शोकगीत की तरह तान्या बंसल के कानों में चुभती हवा की तरह पड़ी और उसके दिल में तेज चाकू की तरह छुरा घोंपा। कुछ लोग एक बार याद आने पर हमेशा के लिए चले जाते हैं। तान्या बंसल ने अपना सीना पकड़ लिया, आंसू टूटे मोतियों की तरह बह रहे थे। उसने अपने होंठ कसकर दबा लिए, रोने से बचने की कोशिश की, लेकिन आंसू और भी तेजी से बहने लगे। वाह! एक पल बाद खाली घर असहनीय सिसकियों से भर गया। जल्द ही सिसकियां तेज होती गईं और अंत में एक दिल दहला देने वाली चीख में बदल गईं। मैं गलत थी, मैं गलत थी, आह! वाह! उसी क्षण टेलीविजन से एक गाने की आखिरी पंक्ति सुनाई दी, फिर कभी नहीं। एक लड़का था जो उस लड़की से प्यार करता था। बैठक में तान्या बंसल आंसुओं से धुंधली दृष्टि वाले सोफे पर धीरे से बैठ गई, जिसके पीछे दीवार पर टंगी शादी की तस्वीर थी। तस्वीर में महिला ने सफेद घूंघट और बेदाग सफेद शादी का जोड़ा पहना हुआ था। उसके हाथों में चमकीले गुलाब थे, उसकी मुस्कान प्यारी और खुश थी। उसके बगल में बैठे पुरुष ने उसकी कमर पर हाथ रखा हुआ था, उसकी मुस्कान कोमल थी। दोनों एक दूसरे के करीब थे। उस समय उसने उससे कहा था, हम हमेशा साथ रहेंगे और हम हमेशा एक दूसरे को संजो कर रखेंगे। अध्याय 127 छोटी रानी वापस आ गई है। कैरावगढ़, यामिनी चक्रवर्ती के घर पर। वाह पापा, रोना मत। सत्यजीत चक्रवर्ती सोफे पर बैठे थे और यामिनी चक्रवर्ती द्वारा दिए गए टिश्यू से अपने आंसू पोंछ रहे थे। पिता पुत्री सुरों का संग्राम देख रहे थे। दरअसल यामिनी चक्रवर्ती ही इसे पहले देखना चाहती थी, अब वह मेहर अवस्थी की थोड़ी बहुत प्रशंसक हैं। सत्यजीत चक्रवर्ती तो बस अपनी बेटी के साथ देख रहे थे। अचानक मंच पर मेहर अवस्थी के गीत लेटर की प्रस्तुति ने चक्रवर्ती की पहली मोहब्बत की यादें ताज़ा कर दीं। उस समय सत्यजीत चक्रवर्ती का भी गीतों की तरह अपनी पहली मोहब्बत से एक खूबसूरत रिश्ता था, लेकिन कम उम्र के कारण वे इसे संजोना नहीं जानते थे। बाद में सत्यजीत चक्रवर्ती अपने सपनों को पूरा करने के लिए कैरावगढ़ चले गए और उनके पहले प्यार का अलगाव हो गया। अब अधेड़ उम्र में एक सफल करियर के साथ पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें एहसास होता है कि सूर्यास्त के समय उनके साथ हाथ में हाथ डालकर दौड़ने की छवि वे कभी नहीं भूल सकते। लेकिन अब उनका परिवार है और उनका पहला प्यार बहुत पहले शादी करके मां बन चुका है। हजारों पछतावों के बावजूद वे केवल आह भर सकते हैं। कुछ लोग जिन्हें एक बार याद किया जाता है हमेशा के लिए चले जाते हैं। लेटर के बोल इतने मार्मिक हैं, खासकर सत्यजीत चक्रवर्ती जैसे व्यक्ति के लिए जिन्होंने दिल टूटने का दर्द सहा है। ये सीधे आत्मा को छू जाता है। नतीजतन बड़े चक्रवर्ती इस गाने को सुनते हुए तीसरी बार रो पड़े। पहली दो बार राग साहिल और मेहर अवस्थी के गाने सुनकर रोए थे और इस बार फिर से मेहर अवस्थी के गाने पर। पापा, आप हर गाने पर क्यों रोते हैं? यामिनी चक्रवर्ती अवाक रह गईं। बेटी, जब तुम फिर से प्यार का अनुभव करोगी तब समझोगी। वाह, देखो कितने लोग रो रहे हैं। सत्यजीत चक्रवर्ती ने टीवी स्क्रीन की ओर इशारा किया और कैमरा नीचे बैठे दर्शकों की ओर घूम गया। हे भगवान, रोते हुए सिर्फ एक दो लोग नहीं थे, आधे से ज्यादा दर्शक आंसू पोंछ रहे थे। मेहर अवस्थी की बहुत बड़ी प्रशंसक होने के बावजूद यामिनी चक्रवर्ती को ये बात समझ नहीं आ रही थी, क्या इतने सारे लोगों का पहला प्यार इतना यादगार होता है? सत्यजीत चक्रवर्ती ने आखिरकार अपने आंसू पोंछे। बिल्कुल, हर किसी का पहला प्यार होता है, ठीक है। ये कहते ही उन्होंने देखा कि उनकी बेटी उन्हें घूर रही है और सत्यजीत चक्रवर्ती ने तुरंत कहा, तुम अभी जवान हो, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। छी, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। यामिनी चक्रवर्ती ने हाथ हिलाया और टीवी स्क्रीन की ओर देखा। मेहर अवस्थी मंच से उतर चुकी थीं और दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और जयकारे लगा रहे थे। फिर उन्होंने अपने फोन पर ऑनलाइन समीक्षाएं देखीं। पहले की शंकाओं के विपरीत अब इंटरनेट मेहर अवस्थी और उनके गीत लेटर की प्रशंसा से भरा हुआ था। मैं रोई, तुम्हारा क्या? मैं भी रोई। मुझे अपने पहले प्यार की याद आ रही है। मुझे अपने पूर्व प्रेमी की याद आती है। वह मेरे लिए बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने उसे खो दिया। वाह, अगर मुझे एक और मौका मिलता तो मैं उसे हमेशा संजो कर रखती। जल्द ही। क्या मेहर अवस्थी के गाने ने आपको रुला दिया? एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। इसने रिया तलवार की लेदर जैकेट को भी टॉप 5 से बाहर कर दिया।
ये दर्शाता है कि लेटर ने दर्शकों पर कितना गहरा प्रभाव डाला। कुछ मिनट बाद प्रसिद्ध संगीत समीक्षक राग रसिक ने उत्साह से ट्रेंड्स पर पोस्ट किया, आज रात के 7 गानों में से लेटर ने मुझ पर सबसे अधिक प्रभाव डाला। इस गाने को सुनने के बाद मुझे अंततः प्रेम का अर्थ समझ में आ गया, इसे संजोकर रखो। सच्चे अच्छे गीत सीधे दिल को छूते हैं। एक सच्चा गायक अपनी हल्की और मधुर गायकी से भी लोगों को भावुक कर सकता है। नंबर 1 लिटिल डिवा मेहर अवस्थी वापस आ गई हैं। राग रसिक के संगीत रिव्यू ने तुरंत सुर्खियां बटोरी और मेहर अवस्थी वापस आ गई हैं रात का सबसे चर्चित शब्द बन गया। इसी बीच टेलीविजन पर सुरों का संग्राम अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। रैंकिंग की घोषणा। 7 प्रतियोगी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे और निर्देशक समीर वोहरा उनके सामने खड़े थे। आज रात सभी का प्रदर्शन शानदार था, इसलिए वोटों का अंतर बहुत कम था। खासकर पहले स्थान के लिए मुकाबला बहुत कड़ा था। निर्देशक समीर वोहरा के बोलते ही स्क्रीन 2 हिस्सों में बंट गई, एक मेहर अवस्थी पर और दूसरा रिया तलवार पर। स्ट्रैपलेस टॉप और लेदर जैकेट पहने, लंबे बालों को एक पोनीटेल में बांधे रिया तलवार बेहद आकर्षक और आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थीं। उन्होंने बेझिझक अपना सिर घुमाकर मेहर अवस्थी को देखा, उनकी आंखों में लड़ने का जज्बा झलक रहा था। दूसरी ओर मेहर अवस्थी शांत और शालीनता से बैठी थीं, उनकी जानी पहचानी पुरुषों की कमीज उनके कंधों पर लिपटी हुई थी। ये पुरुषों की कमीज दूसरे एपिसोड से ही मेहर अवस्थी की लगातार साथी रही थी और दर्शक इसे देखने के आदी हो चुके थे। आज रात रिया तलवार और मेहर अवस्थी निस्संदेह 2 सर्वश्रेष्ठ कलाकार थीं। आप सभी को क्या लगता है कि नंबर 1 कौन है? निर्देशक समीर वोहरा ने सस्पेंस बनाना शुरू किया। मुझे लगता है रिया सबसे अच्छी है। उसका गाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने इसे बहुत खूबसूरती से गाया। मुझे मेहर अवस्थी का गाना बहुत पसंद आया, इसे सुनकर मैं रो पड़ी। मैं भी। मुझे लगता है चुनना बहुत मुश्किल है। गायकों की राय अलग अलग थी और दर्शक अधीर हो रहे थे। क्या आप जल्दी कर सकते हैं? अगर रिया तलवार नहीं है तो जरूर कुछ गड़बड़ है। चाहे कुछ भी हो, ये गाना लेटर जरूर एक क्लासिक बन जाएगा। दर्शकों को उत्सुकता से बांधे रखने के बाद निर्देशक समीर वोहरा ने परिणाम लिखी पर्ची उठाए और धीरे से पढ़ा, विजेता हैं मेहर अवस्थी। वाह, बधाई हो, बधाई हो। अन्य गायकों ने मेहर अवस्थी को बधाई दी। रिया तलवार का चेहरा गंभीर था, लेकिन फिर भी वह खड़ी हुई और मेहर अवस्थी से बोली, बधाई हो। अगली बार फिर मुकाबला करते हैं। मेहर अवस्थी ने चुनौती स्वीकार करते हुए हल्के से सिर हिलाया। रिया तलवार ने अपने कंधों पर लटकी पुरुषों की कमीज पर नजर डाली और मुंह बनाते हुए कहा, अगली बार मैं अपने लिए एक भाग्यशाली कमीज ढूंढ लूंगी। वाह, शानदार था। स्नोलीफ रेजिडेंसी में मेहर अवस्थी, रेयांश खन्ना, दिव्या कपूर और रितिका मेहता जश्न मनाते हुए अपने गिलास उठा रहे थे। ये रितिका मेहता का सुझाव था, जिसका मकसद कथित तौर पर मेहर अवस्थी की शानदार वापसी का जश्न मनाना था। दरअसल उन्हें बस देर रात नाश्ता करने का बहाना चाहिए था। मेज पर झींगा मछली की कई प्लेटें रखी थीं, सभी टेकआउट ऑर्डर की गई थीं। रितिका मेहता और दिव्या कपूर बियर पी रही थीं, जबकि रेयांश खन्ना और मेहर अवस्थी अपनी आवाज़ बचाने के लिए जूस पी रहे थे। मिस्टर खन्ना, आप भी ट्रेंड कर रहे हैं? खाते खाते रितिका मेहता ने अचानक कहा और अपना फ़ोन दिखाते हुए सबको बताया। राग साहिल, लेटर इस समय हॉट सर्च लिस्ट में 15वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। मेहर अवस्थी के लेटर गाने ने अनगिनत दिलों को छू लिया था और इस गाने के गीतकार और संगीतकार राग साहिल एक बार फिर संगीत जगत में घर घर में पहचाने जाने लगे हैं। धन्यवाद। मेहर अवस्थी ने रेयांश खन्ना के लिए अपना गिलास उठाया। इतनी विनम्रता मत दिखाओ। रेयांश खन्ना मुस्कुराए और उनके साथ गिलास टकराया। बिल्कुल सही, मिस्टर खन्ना कोई अजनबी नहीं है, रितिका मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा। मेहर अवस्थी ने उसे घूर कर देखा, फिर अपना थोड़ा लाल चेहरा छुपाने के लिए चुपके से अपना गिलास उठा लिया। वैसे मैंने सुना है कि रिया तलवार, देवराज बसु, कोमल ओबरॉय, नीलम सक्सेना और आदित्य मल्होत्रा ने नवदेश टीवी को द अननोन हीरो के थीम सॉन्ग के डेमो भेजे हैं। तान्या बंसल के लिए भी मानव श्रीवास्तव एक गाना लिख रहे हैं, ये जल्द ही पूरा हो जाना चाहिए। इस बार न केवल पेशेवर गायक बल्कि कई शौकिया गायक भी भाग ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क को 1000 से अधिक गाने मिले हैं। दिव्या कपूर ने अपना वाइन का गिलास नीचे रख दिया, उनका चेहरा गंभीर हो गया। इस बार प्रतियोगिता अभूतपूर्व रूप से कड़ी है। रेयांश खन्ना, क्या आपको भरोसा है? रेयांश खन्ना और मेहर अवस्थी ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। दरअसल मैंने इस बारे में सुश्री अवस्थी से पहले ही बात कर ली है। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए एक छोटा लक्ष्य निर्धारित किया है। एक छोटा लक्ष्य? दिव्या कपूर और रितिका मेहता ने हैरानी से पूछा। मेहर अवस्थी ने कहा, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे द नेमलेस हीरो का थीम सॉन्ग जीतेंगे। तो श्री खन्ना का छोटा सा लक्ष्य द नेमलेस हीरो का थीम सॉन्ग है। और आपका क्या, मेहर? रितिका मेहता ने पूछा। रेयांश खन्ना ने मेहर अवस्थी की ओर देखा, उनकी मुस्कान सौम्य थी लेकिन आत्मविश्वास से भरी थी।
उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे सुरों का संग्राम में सिंगर किंग का खिताब जीतेंगी। अध्याय 128 एक आदमी के आत्मसम्मान की रक्षा। रेयांश, तुम कमाल हो। तुमने कल रात मेरे पापा को फिर रुला दिया। ऐसा कितनी बार हो चुका है? तुम मेरे पापा के दुश्मन हो। अगले दिन लेटर की लोकप्रियता ऑनलाइन बढ़ती ही गई। रातों रात शौकिया गायन प्लेटफॉर्मों पर कम से कम 20 कवर वर्जन आ गए। कई लोगों ने तो बस या मेट्रो में काम पर जाते समय अपने बगल में उस गाने की गुनगुनाहट भी सुनी। मुख्यतः इसलिए क्योंकि लेटर की धुन आकर्षक है और इसके बोल दिल को गहराई से छूते हैं, जिससे ये गाना बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। साथ ही इसे उभरती हुई गायिका मेहर अवस्थी ने इतने बड़े मंच पर गाया था। इन सभी कारणों के मेल से यह गाना उस समय का सबसे लोकप्रिय हिट बन गया। हालांकि स्नोलीफ रेजिडेंसी में रेयांश खन्ना और मेहर अवस्थी की निजी दुनिया, जहां रितिका मेहता की मौजूदगी न के बराबर थी, शांत रही। दोनों उठे, नहाए, नाश्ता किया और गाने का अभ्यास करने लगे। दोपहर के भोजन के समय रेयांश खन्ना को यामिनी चक्रवर्ती का फोन आया, जिन्होंने फोन उठाते ही उत्साह से चिल्लाना शुरू कर दिया। कल रात रोने से मेरे पापा की आंखें सूजी हुई थीं। जब मम्मी वापस आई और उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो वे हकलाने लगे और ठीक से समझा नहीं पाए। उन्हें तो कल रात सोफे पर भी सोना पड़ा। हा हा हा। खांसी खांसी, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मैं नर्म बिस्तर पर नहीं सो सकता। यामिनी चक्रवर्ती, बकवास मत करो। बगल से बड़े चक्रवर्ती की आवाज आए। रेयांश खन्ना हंसे। श्रीमती अवस्थी ने ज्यादा अच्छा गाया। छी, मेरे सामने विनम्रता का दिखावा कर रहे हो। तुम्हारे गीत इतने अच्छे हैं, पता नहीं कल रात कितने लोग रोए होंगे। यामिनी चक्रवर्ती ने उत्सुकता से पूछा, वैसे आप मेहर अवस्थी के लिए हर गाना क्यों गाते हैं? क्या आप दोनों करीबी दोस्त हैं? रेयांश खन्ना ने मेहर अवस्थी की ओर देखा, जो उनके सामने सिर झुकाकर खाना खा रही थी, और धीरे से बोले, हाँ, कोई बात नहीं। क्या आप सच में उन्हें जानते हैं? क्या आप अगली बार मेरा उनसे परिचय करवा सकते हैं? मैं मेहर अवस्थी की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। यामिनी चक्रवर्ती उत्साहित हो गईं। जब मौका मिलेगा मैं उनसे पूछ लूंगा। रेयांश खन्ना ने फिर से मेहर अवस्थी की ओर देखा। वह सिर झुकाकर खाना खा रही थी, लेकिन उन्होंने अपने खाने को छुआ तक नहीं था। उनके कान खड़े थे। और पिछली बार जब आप डिनर से वापस आए थे, तो क्या आपकी महिला बॉस ने आपसे कुछ कहा था? यामिनी चक्रवर्ती उस समय की बात कर रही थी जब रेयांश खन्ना कविता प्रतियोगिता के फाइनल के लिए कैरावगढ़ गए थे। उनकी मुलाकात हुई, लेकिन रेयांश खन्ना जल्दी में ये कहकर चले गए कि उनकी बॉस ने उन्हें बुलाया है। नहीं, वह बहुत अच्छी इंसान है। रेयांश खन्ना थोड़ा शर्मिंदा हुए और धीमी आवाज में ही जवाब दे पाए। छी, वह कितनी अच्छी हैं, फिर भी कितनी नियंत्रणकारी हैं। वह तो दोस्तों के साथ डिनर भी नहीं करने देती। वह आपकी बॉस हैं, पत्नी नहीं। यामिनी चक्रवर्ती ने ताना मारा। आखिरकार पिछली बार हमारी मुलाकात हुई थी और मुझे ठीक से पीने का मौका भी नहीं मिला। रेयांश खन्ना मुस्कुराए। मैं अगले मंगलवार को काम के सिलसिले में कैरावगढ़ आ रहा हूँ। हमने तय किया था कि मैं आपको डिनर कराऊंगा। वाह वाह, मुझे भरपेट खाना चाहिए। कोई बात नहीं। रेयांश खन्ना ने मुस्कुराते हुए फोन रख दिया। फिर उसने ऊपर देखा तो मेहर अवस्थी उसे ठंडी निगाहों से घूर रही थी। मरमेड दिवा। रेयांश खन्ना चौंक गया, फिर उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे कैसे पता चला। क्या किसी स्त्री का अंतर्ज्ञान? तुम दोनों बहुत करीब हो। मेहर अवस्थी ने अपनी चॉपस्टिक से पके हुए सुअर के मांस के एक टुकड़े को कुरेदते हुए भावहीन स्वर में कहा। यामिनी चक्रवर्ती वाकई बहुत अच्छी लड़की है, उदार और खुले विचारों वाली। हम तो कसम खाकर बहनें बन गए हैं। रेयांश खन्ना ने कसम खाकर बहनें कहने पर जोर देते हुए कहा। उदार और खुले विचारों वाली। वाह, बहुत बढ़िया। हालांकि मेहर अवस्थी का ध्यान किसी और चीज पर था। चॉपस्टिक पकड़े हुए उसके गोरे हाथ की नसें थोड़ी उभर रही थीं। मेहर, मांस तो लगभग गल गया है। रितिका मेहता ने मेहर अवस्थी के कटोरे में छेद वाले पके हुए सुअर के मांस के टुकड़े को लालसा भरी निगाहों से देखा। अगर तुम इसे नहीं खाने वाली हो तो मुझे दे दो। मेहर अवस्थी ने उसे घूर कर देखा, लगभग गल चुके पके हुए सुअर के मांस के टुकड़े को उठाया और रितिका मेहता के कटोरे में फेंक दिया। मेरा पेट भर गया है। वह उठी और ऊपर की ओर चल पड़ी। श्रीमती अवस्थी, रेयांश खन्ना ने उन्हें पुकारा। क्या? मेहर अवस्थी तुरंत मुड़ी। उनकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। आधे घंटे में नीचे आकर अपनी दवा लेना याद रखना, रेयांश खन्ना ने कहा। मेहर अवस्थी दौड़कर ऊपर चली गईं। अरे बाप रे, यह मांस थोड़ा खट्टा क्यों लग रहा है? रितिका मेहता मेहर अवस्थी के भुने हुए सुअर के मांस का टुकड़ा चबाते हुए हंस पड़ी। क्या कहा? रेयांश खन्ना ने पूछा। कुछ नहीं, हाँ। खाना खत्म करने के बाद रितिका मेहता बर्तन धोना नहीं चाहती थीं। उन्होंने कहा कि वह नीचे सुपरमार्केट में कुछ रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदने जा रही हैं और झट से चली गईं। रेयांश खन्ना को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने बर्तन साफ किए, मेहर अवस्थी की दवा तैयार की और ऊपर से आवाज लगाई, श्रीमती अवस्थी, आपकी दवा का समय हो गया है।
कुछ देर बाद मेहर अवस्थी की आवाज़ आई, ऊपर आओ। रेयांश खन्ना ने कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं ऊपर नहीं जा सकता? तुम पहले भी ऊपर जा चुके हो, है ना? मेहर अवस्थी की आवाज़ में झुंझलाहट थी। तो मैं ऊपर आ रहा हूँ। रेयांश खन्ना दवा लेकर ऊपर गया। मेहर अवस्थी के शयनकक्ष का दरवाज़ा खुला था। रेयांश खन्ना ने दस्तक दी और अंदर चला गया। उसने देखा कि मेहर अवस्थी ढीली टी शर्ट और सूती पैंट पहने बिस्तर के किनारे बैठी अपने होंठ काट रही थी और नाराज़ लग रही थी। दरअसल ये दूसरी बार था जब रेयांश खन्ना मेहर अवस्थी के शयनकक्ष में गया था। पहली बार तब था जब मेहर अवस्थी बाथटब में बेहोश हो गई थी और रेयांश खन्ना उसे उठाकर शयनकक्ष में ले गया था। उस समय मेहर अवस्थी पूरी तरह नग्न थी। तुम क्या सोच रही हो? रेयांश खन्ना को अपने कमरे में अजीब से भाव से इधर उधर देखते देख मेहर अवस्थी तुरंत समझ गई कि वह क्या सोच रहा है। उसके गाल लाल हो गए और वह उठकर रेयांश खन्ना के हाथ से प्याला ले लिया। उसने अपनी बर्फ जैसी सफ़ेद गर्दन पीछे की ओर झुकाए और सारा प्याला एक ही बार में पी गई। जल्दी पीने के कारण उसके मुंह के कोने से थोड़ा सा काला तरल पदार्थ निकलकर उसकी हंस जैसी गर्दन से नीचे कॉलरबोन से होते हुए उसकी छाती पर गिर गया, जो उसके कपड़ों से ढकी हुई थी। रेयांश खन्ना ने बेडसाइड टेबल से एक टिश्यू उठाया और उसे देते हुए उसकी गर्दन और छाती की ओर इशारा किया, इसे पोंछ लो। मेहर अवस्थी ने तब अपनी शर्मिंदगी देखी और जल्दी से टिश्यू लेकर अपनी गर्दन पोंछी। नीचे देखने पर उसने पाया कि बचा हुआ तरल पदार्थ उसके कपड़ों में रिस चुका था। वह थोड़ी शर्मिंदा और नाराज थी। ये सब तुम्हारी गलती है। रेयांश खन्ना मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मेरी ही गलती है। चलो नीचे जाकर गाने की प्रैक्टिस करते हैं। मैं पहले कपड़े बदल लेती हूँ। मेहर अवस्थी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। रेयांश खन्ना जल्दी से बाहर गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेहर अवस्थी ने भी जल्दी से कपड़े बदले और बाहर आईं। दोनों नीचे चले गए। तभी रितिका मेहता उत्साह से चमकते हुए लौटीं। मैंने अभी सुपरमार्केट में लेटर गाना सुना। मेहर, लिन, तुम्हारा गाना बहुत हिट हो गया है। मेहर अवस्थी ने रेयांश खन्ना की तरफ देखा। यह उनका गाना है। शौकिया लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सभी खूबसूरत महिला एंकर उनकी फ़ैन हैं। रेयांश खन्ना ने बेबसी से सिर हिलाया। रितिका मेहता हंस पड़ी, वाह ये तो कमाल है। रेयांश खन्ना ने मेहर अवस्थी से गंभीरता से कहा, श्रीमती अवस्थी, मेरे पास एक विचार है। हम राग साहिल के गाने और आपके नए गाने मिलाकर आपके लिए एक नया एल्बम रिलीज कर सकते हैं। रितिका मेहता की आंखें चमक उठी। कितनी अफसोस की बात है कि ये गाने आपने नहीं बनाए। मीटिंग, लेटर और फाइनली वेटिंग फॉर यू, वाह ये तो कमाल है। ये ज़रूर हिट होंगे। मेहर अवस्थी ने एक पल सोचा, तो मैं आपको रॉयल्टी दूंगी। ये सभी गाने बहुत लोकप्रिय हैं, खासकर लेटर, जो एक सदाबहार क्लासिक बनने के लिए तय है, जिसके दूरगामी लाभ होंगे। रितिका मेहता ने उत्सुकता से पूछा, जब हम परिवार हैं तो रॉयल्टी क्यों देनी है? क्या ये सिर्फ जिम्मेदारी दूसरों पर डालना नहीं है? मेहर अवस्थी ने रितिका मेहता को घूर कर देखा। दरअसल मेहर अवस्थी दूरी नहीं बना रही थी, बल्कि इसके विपरीत वह रेयांश खन्ना के आत्मसम्मान की रक्षा करने की कोशिश कर रही थी। जिस रिश्ते में महिला पुरुष से अधिक मजबूत होती है, उसमें पुरुष आसानी से हीन भावना का शिकार हो जाता है, जिससे आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। रेयांश खन्ना उस समय उतनी प्रसिद्ध नहीं थी जितनी वह अभी हैं। इसलिए मेहर अवस्थी उसकी मदद करना चाहती है ताकि वह जल्द से जल्द मशहूर हो सके और पैसा कमा सके। ऐसा नहीं है कि मेहर अवस्थी इन बातों को अहमियत देती हैं, उन्हें डर है कि ये बातें रेयांश खन्ना के साथ उनके रिश्ते पर असर डालेंगी। यह उस लड़की की अवचेतन सावधानी है जिसने कभी कोई रिश्ता नहीं बनाया। अध्याय 129 अनसुने नायक, तुम क्या बात कर रही हो? मैं भला तुमसे कॉपीराइट शुल्क कैसे मांग सकती हूँ? मेहर अवस्थी की बात सुनकर रेयांश खन्ना ने तुरंत मना कर दिया। मेहर अवस्थी ने उन्हें पराया नहीं समझा और न ही उन्होंने मेहर अवस्थी को पराया समझा। पैसा होने पर आदमी बेहतर काम करवा सकता है। मेहर अवस्थी ने कहा, मेहर, तुम मिस्टर खन्ना से क्या करवाना चाहती हो? रितिका मेहता ने हैरानी से पूछा। मेहर अवस्थी ने उन्हें घूरा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। रेयांश खन्ना ने कहा, मैं तुमसे पैसे नहीं कमा सकता। मेहर अवस्थी ने जोर देकर कहा, तो मैं तुम्हारे गाने एल्बम में इस्तेमाल नहीं कर सकती। दोनों एकदम चुप हो गए। रितिका मेहता की आंखें चमक उठीं, फिर उन्होंने अपनी जांघ पर हाथ मारा। मेहर, तुम चाहती हो कि मिस्टर खन्ना पैसा कमाएं, लेकिन उन्हें तुम्हारा पैसा लेने में शर्म आ रही है ना? बात सीधी सी है, बस कंपनी को कॉपीराइट खरीद लेने दो। मेहर अवस्थी चौंक गईं, फिर उन्होंने तुरंत दिव्या कपूर को फ़ोन किया। उन्होंने स्थिति समझाई और कहा, दिव्या जी, मैं चाहती हूं कि कंपनी इन गानों के कॉपीराइट खरीद ले। ओह हाँ, एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस राइट्स, जिसमें कंपनी मुनाफा 30/70 बांटेगी। मेहर अवस्थी का मतलब था कि क्रिसेंट एंटरटेनमेंट राग साहिल के गानों के परफॉर्मेंस राइट्स के लिए भुगतान करेगी ताकि वह उन्हें अपने नए एल्बम में शामिल कर सकें। हालांकि गाने रिलीज होने के बाद रेयांश खन्ना को बिक्री राजस्व का 70% हिस्सा मिलेगा। दिव्या कपूर दंग रह गईं। मेहर, क्या तुम बाहरी लोगों को कंपनी को नुकसान पहुंचाने में मदद कर रही हो?
मेहर अवस्थी ने बेबाकी से जवाब दिया, वे बिल्कुल बाहरी नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दिव्या कपूर अवाक रह गईं। मेहर अवस्थी, दूसरी लड़कियां शादी के बाद अपना सामान अपने माता पिता के घर वापस ले जाती हैं, लेकिन तुम तो शादी से पहले ही ऐसा कर रही हो और अपने माता पिता का सामान बाहर निकाल रही हो। दिव्या जी, मेहर अवस्थी शर्मा गईं। सौभाग्य से रेयांश खन्ना दिव्या कपूर की आवाज़ नहीं सुन पाए, वरना वह उनका सामना नहीं कर पाती। ठीक है, मैं अध्यक्ष मारवाह से बात करती हूँ। आखिर आप कंपनी की शीर्ष महिला कलाकार हैं। दिव्या कपूर अनिच्छा से मान गईं। दरअसल राग साहिल के सभी गाने बहुत लोकप्रिय थे। अगर वे मेहर अवस्थी की बात मान भी लेते तो भी कंपनी को मुनाफा होता। बात सिर्फ इतनी है कि उद्योग में किसी ने भी इस तरह से गानों के कॉपीराइट नहीं खरीदे थे। इसलिए कंपनी आपके लिए वितरण चैनल खोलने के लिए संसाधन खर्च करती है, और फिर भी आप 70% हिस्सा चाहते हैं। अगर यह बात सार्वजनिक हो गई तो क्या क्रिसेंट एंटरटेनमेंट उद्योग में हंसी का पात्र नहीं बन जाएगी। दिव्या कपूर ने अपना फोन नीचे रखा और आह भरी, ऐसा लगता है जैसे मौसम बदल रहा हो, औरत को शादी करनी ही है। आह। श्रीमती अवस्थी, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? आपकी कंपनी आपसे नाराज हो जाएगी। कोई बात नहीं, कंपनी समझ जाएगी। स्नोलीफ रेजिडेंसी में रेयांश खन्ना ने मेहर अवस्थी को मनाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रहीं। ठीक है श्रीमान खन्ना, इतनी विनम्रता मत दिखाए। वैसे भी अब से आपके ज्यादातर गाने मेहर ही गाएंगी। आखिर में कंपनी को फिर भी मुनाफा होगा। रितिका मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा। रेयांश खन्ना बेबस थे। उन्हें सिर्फ मेहर अवस्थी और क्रिसेंट एंटरटेनमेंट के रिश्ते की चिंता थी, लेकिन रितिका मेहता की बात में दम था और मेहर अवस्थी इतनी जिद पर अड़ी थी कि वह फिर से मना नहीं कर सके। दोनों ने अगले 2 दिनों तक गाने का अभ्यास जारी रखा। सोमवार आ गया और लेटर को लेकर चल रही चर्चा आखिरकार एक बड़े आयोजन के आगे फीकी पड़ गई। सोमवार दोपहर को ट्रेंड्स पर एक पोस्ट अचानक ट्रेंडिंग टॉपिक्स की सूची में सबसे ऊपर दिखाई दी। इसे नवदेश सेंट्रल टेलीविजन सीसीटीवी के आधिकारिक ट्रेंड्स अकाउंट ने पोस्ट किया था। पोस्ट का शीर्षक था, राष्ट्रीय दिवस समारोह का प्रचार वीडियो, गुमनाम नायक। सीसीटीवी का राष्ट्रीय दिवस समारोह हर साल आयोजित होता है और यह वसंत उत्सव समारोह के अलावा एक प्रमुख आयोजन है। राष्ट्रीय दिवस समारोह की दर्शक संख्या हर साल अविश्वसनीय रूप से अधिक होती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि उस दिन 10 में से 8 परिवार इसे देखने के लिए टीवी से चिपके रहते हैं। इस वर्ष के राष्ट्रीय दिवस समारोह में गुमनाम नायक की थीम को शामिल किया गया था, जिसने और भी अधिक ध्यान आकर्षित किया। कई लोगों ने तुरंत प्रचार वीडियो पर क्लिक किया और भावुक हो गए। वीडियो की शुरुआत एक प्रभावशाली दृश्य से होती है। आग का दृश्य, 5वीं मंजिल पूरी तरह से लपटों में घिरी हुई है। एक 5 या 6 साल का बच्चा, जिसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, एक बंद बालकनी पर खड़ा रो रहा है। नीचे उसके पिता की आंखें दुख से लाल हैं और उसकी मां का रोना बेहाल है। आग की लपटें तेज हो जाती हैं, जिससे एक विस्फोट होता है और छोटा लड़का आग की चपेट में आने ही वाला होता है। अगले ही पल अग्निरोधी कपड़ों में एक दमकलकर्मी आग की लपटों से बाहर निकलता है, छोटे लड़के को पकड़ता है, कांच तोड़कर अंदर कूद जाता है। वह लड़के को सुरक्षात्मक रूप से अपनी बाहों में थामे रखता है और उसे पीछे की ओर एक नए बिछाए गए हवा भरे तकिए पर पटक देता है। दूसरे दृश्य में एक अपराधी एक लड़की को बंधक बनाए हुए है। एक सशस्त्र पुलिस अधिकारी पीछे से चुपके से आता है और तुरंत अपराधी को काबू कर लेता है। कैमरा जूम इन करता है, लड़की को कोई चोट नहीं आती, जबकि स्वॉट अधिकारी की कलाई पर हमलावर के चाकू से गहरा घाव हो जाता है। एक लंबा, खून से लथपथ घाव उसके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान के साथ तीखा विरोधाभास पैदा करता है। तीसरा दृश्य, नए साल की पूर्व संध्या पर सीमा पर एक सैनिक मूसलाधार बारिश में अपनी चौकी पर एकदम सीधा खड़ा है। उसके पीछे दूर तक अनगिनत घरों की रोशनी दिखाई देती है। चौथा दृश्य, एक गंभीर सड़क दुर्घटना। घायलों को अस्पताल ले जाया जाता है। नर्स और डॉक्टर समय से भी कम समय में पीड़ित को ऑपरेशन कक्ष में ले जाते हैं। 10 घंटे से अधिक गहन देखभाल के बाद पीड़ित खतरे से बाहर है। परिवार आंखों में आंसू लिए कृतज्ञता व्यक्त करता है। डॉक्टर जल्दी से जवाब देता है, फिर बिना रुके मुड़ता है और दूसरे ऑपरेशन कक्ष में चला जाता है। पांचवां दृश्य, सफाईकर्मी की वर्दी पहने एक अधेड़ उम्र की महिला सुबह जल्दी घर से निकलकर सड़क के अपने निर्धारित हिस्से की ओर जाती है। अभी भी अंधेरा है। नारंगी रंग की वर्दी पहने महिला झुककर चुपचाप सड़क पर पड़े कचरे को साफ करती है। जैसे ही सुबह हुई, सड़कें धीरे धीरे वाहनों और पैदल यात्रियों से भर गईं। एक सफाईकर्मी सड़क किनारे फूलों की क्यारी पर बैठी एक स्टीम बन खा रही थी और सोया दूध पी रही थी। साफ सड़कों को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लगभग 5 मिनट के इस प्रचार वीडियो में दमकलकर्मी, सशस्त्र पुलिस, सीमा रक्षक, चिकित्साकर्मी और सफाईकर्मी शामिल थे। इनमें से प्रत्येक एक गुमनाम नायक है जो चुपचाप जनता और समाज के लिए योगदान दे रहा है। वे सभी गुमनाम नायक कहलाने के पात्र हैं। इनमें से कुछ के काम साधारण थे, जबकि कुछ बेहद कठिन थे।
हर दर्शक अलग अलग बातों से प्रभावित हुआ। उदाहरण के लिए, दमकल कर्मियों को दर्शाने वाले पहले भाग ने अनगिनत दर्शकों को भावुक और स्तब्ध कर दिया, और उनकी टिप्पणियों में आंखों में आंसू और सम्मान जैसे भाव भरे थे। सफाईकर्मी को दर्शाने वाले 5वें भाग पर ऑनलाइन कई टिप्पणियां आईं, जैसे आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद और मैं अब कभी कूड़ा नहीं फैलाऊंगा। व्यक्ति की भावनात्मक प्रतिक्रिया चाहे जो भी हो, इस प्रचार वीडियो ने निस्संदेह राष्ट्रीय दिवस गुमनाम नायकों के सम्मान समारोह के प्रति उत्सुकता बढ़ा दी। प्रचार वीडियो जारी होने के 1 घंटे के भीतर ही नवदेश सेंट्रल टेलीविजन सीसीटीवी के आधिकारिक ट्रेंड्स खाते पर हजारों टिप्पणियां आ चुकी थीं। ये निश्चित रूप से एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है, जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसी बीच प्रचार वीडियो के अंत में सीसीटीवी ने द अनसंग हीरोज के थीम सॉन्ग के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन भी जारी किया। संगीतकारों को अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस कदम से न केवल राष्ट्रीय दिवस समारोह के लिए शुरुआती उत्साह पैदा हुआ, बल्कि थीम सॉन्ग के चयन की प्रक्रिया में भी लोगों की गहरी दिलचस्पी जगी। संगीतकार भाग लेने के लिए उत्सुक और तैयार हैं। इंटरनेट पर चर्चा चल रही है कि कौन विजयी होगा और सबसे बड़े मंच पर प्रस्तुति देने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। इसी बीच स्नोलीफ रेजिडेंसी में रेयांश खन्ना अपने कंप्यूटर के सामने बैठे राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क की आधिकारिक वेबसाइट खोली और अनसंग हीरो थीम सॉन्ग के लिए सबमिशन लिंक ढूंढा। उनके पीछे मेहर अवस्थी, दिव्या कपूर और रितिका मेहता खड़ी थीं। रेयांश खन्ना ने रिकॉर्ड किया हुआ डेमो ईमेल में डाला और नीचे लिखा, अकेला जज्बा, राग साहिल अध्याय 130। क्या मैं सच में मेहर अवस्थी से हार गया? 2 दिन बाद क्रिसेंट एंटरटेनमेंट के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में तालियां। तान्या बंसल रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर निकलीं और पल्लवी सूरी और संगीत निर्देशक सौरभ गुलाटी ने एक साथ तालियां बजाईं। तान्या बंसल, आपने बहुत अच्छा गाया। ये डेमो सबमिट करने के लिए तैयार है। सौरभ गुलाटी बहुत संतुष्ट थे। आमतौर पर तान्या बंसल की हैसियत इतनी नहीं होती कि क्रिसेंट एंटरटेनमेंट के संगीत निर्देशक होने के नाते उन्हें व्यक्तिगत रूप से उनके लिए डेमो रिकॉर्ड करना पड़े। लेकिन इस बार कंपनी ने संगीत जगत में 1 दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले जाने माने गीतकार और संगीतकार तान्या बंसल के लिए गीतकार और संगीतकार के रूप में मानव श्रीवास्तव को नियुक्त किया था। सौरभ गुलाटी को स्वाभाविक रूप से इसे गंभीरता से लेना पड़ा। कुछ दिन पहले मानव श्रीवास्तव ने आखिरकार तान्या बंसल को नामहीन नायकों के लिए विशेष रूप से लिखा गया नया गीत भेजा। तान्या बंसल बिल्कुल बदल गई थीं। उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और कंपनी के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गायन का अभ्यास करने में जुट गईं। केवल 2 दिनों में तान्या बंसल ने आखिरकार नए गीत मैं नामहीन थी को पूरी तरह से तैयार कर लिया। सौरभ गुलाटी कुछ हैरान थे। कंपनी के संगीत निर्देशक के रूप में वे अपने अधीन काम करने वाले गायकों को अच्छी तरह जानते थे। तान्या बंसल में अच्छी प्रतिभा थी, लेकिन उनका ध्यान आसानी से भटक जाता था, जिसके कारण उनकी गायन क्षमता औसत दर्जे की ही रही। एक साधारण गायिका के रूप में उनकी स्थिति उनकी प्रतिभा और मेहनत के अनुरूप ही थी। लेकिन इस बार तान्या बंसल ने सौरभ गुलाटी को प्रभावित कर दिया था। सौरभ गुलाटी ने अपने अधीनस्थों को आई वाज नेमलेस का डेमो राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क के सबमिशन ईमेल पते पर भेजने का निर्देश दिया। फिर तान्या बंसल से कहा, तान्या, तुमने पिछले कुछ दिनों में बहुत मेहनत की है। वापस जाओ और थोड़ा आराम करो। तान्या बंसल का रंग वाकई ठीक नहीं था। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और ऐसा लग रहा था कि उनका वजन काफी कम हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी तरह की उथल पुथल का सामना किया हो। हालांकि सौरभ गुलाटी ने उनसे ज्यादा जानकारी नहीं पूछी, बस याद दिलाया, कोई बात नहीं, मुझे अभी भी पिछले 2 दिनों में छूटे हुए शेड्यूल पूरे करने हैं। तान्या बंसल ने सौरभ गुलाटी को थोड़ा झुककर प्रणाम किया। निर्देशक गुलाटी, पिछले 2 दिनों में मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ गुलाटी मुस्कुराए और बोले, हम सब एक ही कंपनी से हैं, इतनी विनम्रता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। निर्देशक गुलाटी, धन्यवाद, अब हम चलते हैं। पल्लवी सूरी ने भी सौरभ गुलाटी को अलविदा कहा और तान्या बंसल के साथ चली गईं। सौरभ गुलाटी तान्या बंसल को जाते हुए देखते रहे, कुछ सोच में डूबे हुए। पता नहीं क्यों, इस मामूली गायिका में, जिस पर उन्होंने पहले कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, एक अजीब सा बदलाव आ गया था। उनके मासूम और खूबसूरत चेहरे पर उदासी भरी खूबसूरती झलक रही थी। शायद इस बार तान्या बंसल वाकई में एक छुपा रुस्तम बन सकती हैं। तान्या बंसल, आप ठीक हैं? कार में बैठने के बाद पल्लवी सूरी ने तान्या बंसल से पूछा। पिछले 2 दिनों में उन्होंने भी गौर किया था कि तान्या बंसल बहुत बदल गई थी, पहले से कहीं ज्यादा शांत, सिर्फ अपने गायन के अभ्यास पर ध्यान दे रही थीं। उन्होंने रेयांश खन्ना का जिक्र तक नहीं किया था, मानो वह अतीत को पूरी तरह भूल गई हों। उस रात उसने सुरों का संग्राम देखी थी और उसे लगा कि मेहर अवस्थी का गाना लेटर तान्या बंसल के लिए था। उसके अनुमान के आधार पर मेहर अवस्थी और रेयांश खन्ना के बीच जरूर कोई नाजायज रिश्ता था।
पल्लवी सूरी ने तान्या बंसल से कई बार पूछा कि क्या उसे मेहर अवस्थी और उसके पुरुष सहायक के बारे में अफवाहें फैलाने का मौका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन तान्या बंसल ने साफ इनकार कर दिया, जिससे पल्लवी सूरी के पास कोई विकल्प नहीं बचा। कोई बात नहीं शालिनी जी, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। तान्या बंसल पीछे की सीट पर बैठ गई, आंखें बंद कर लीं, और पल्लवी सूरी के पास गाड़ी चलाते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। कुछ देर बाद तान्या बंसल ने चुपचाप आंखें खोलीं। ये देखकर कि पल्लवी सूरी ने उसे नोटिस नहीं किया, उसने अपना फ़ोन उठाया और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर नाम के व्हाट्सएप अकाउंट पर एक मैसेज भेजा, मैंने आपको जिस मामले की जांच करने को कहा था उसका क्या हाल है। दूसरी तरफ से जवाब आया, मैं पिछले 2 दिनों से स्नोलीफ रेजिडेंसी के बाहर पहरा दे रही हूं, लेकिन मेहर अवस्थी और उनका पुरुष सहायक बाहर नहीं आए हैं। तान्या बंसल की उंगलियां रुक गईं, उनकी भौहें थोड़ी तंग गईं, क्या वे साथ रह रहे हैं? कहना मुश्किल है, क्योंकि मेहर अवस्थी की महिला सहायक भी वहीं है। तान्या बंसल ने राहत की सांस ली, नजर रखना। ठीक है। कुछ देर बाद निजी जासूस ने पूछा, अगर आप पुष्टि कर लें कि मेहर अवस्थी और उनका पुरुष सहायक डेटिंग कर रहे हैं, तो क्या आपको इसका खुलासा करना चाहिए? जरूरत नहीं। अगर यह सच है तो किसी को मत बताना, वरना मैं पैसे नहीं दूंगी, तान्या बंसल ने जवाब दिया। तो फिर आप इसकी जांच में इतना पैसा क्यों खर्च कर रही हैं? दूसरे पक्ष ने आश्चर्य से पूछा। तान्या बंसल कुछ पल चुप रही, फिर अंत में बोली, मैं बस एक बात की पुष्टि करना चाहती हूँ। ये संदेश भेजने के बाद तान्या बंसल ने अपना फ़ोन नीचे रख दिया, थकी हुई मुद्रा में अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गईं और अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं ये पक्का करना चाहता हूँ कि क्या मैं वाकई मेहर अवस्थी से हार गया था। एक दिन बाद कैरावगढ़। मेहर अवस्थी, रेयांश खन्ना, दिव्या कपूर और रितिका मेहता हवाई अड्डे से निकले और कैरावगढ़ टीवी द्वारा उनके लिए व्यवस्थित की गई कार में सवार हो गए। वे कैरावगढ़ टीवी के एक लोकप्रिय टॉक शो के निमंत्रण पर आई थीं। दिव्या कपूर ने संयोगवश उस कपड़ों के ब्रांड से संपर्क किया जिसका मेहर अवस्थी प्रचार करती थी और अपने लिए एक औपचारिक पोशाक बनवाई। ये पोशाक मेहर अवस्थी के फाइनली वेटिंग फॉर यू गाने की प्रस्तुति के लिए तैयार की गई थी। ब्रांड ने दिव्या कपूर को बताया कि पोशाक तैयार है और चूंकि मेहर अवस्थी कैरावगढ़ में है, इसलिए वे अब इसे पहनकर देखेंगे। रास्ते में रेयांश खन्ना को यामिनी चक्रवर्ती का फोन आया। रेयांश, क्या तुम पहुंच गए? रेयांश खन्ना ने यामिनी चक्रवर्ती को बताया था कि वह आज कैरावगढ़ में होंगे और उन्होंने साथ में ड्रिंक करने की योजना भी बनाई थी। वह हंसते हुए बोला, मैं पहुंच गया, अभी अभी विमान से उतरा हूं। आपका फ़ोन बिल्कुल सही समय पर आया है। हाँ, इसीलिए तो मैं कहती हूं कि तुम मेरे भाई हो। यामिनी चक्रवर्ती जोर से हंसी, चलो आज रात बारबेक्यू चलते हैं। रेयांश खन्ना मान ही रहे थे कि उन्होंने खिड़की से बाहर देख रही मेहर अवस्थी की ओर देखा और कहा, 1 मिनट रुकिए, मैं अपने बॉस से छुट्टी मांग लेता हूं। फ़ोन रखने के बाद रेयांश खन्ना ने मेहर अवस्थी से कहा, श्रीमती अवस्थी, मैं आज रात कुछ दोस्तों के साथ डिनर पर जा रहा हूं। मेहर अवस्थी के इंटरव्यू कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आज रात होनी थी और वह कैरावगढ़ टीवी में सुरक्षित थीं। रेयांश खन्ना डिनर के बाद उन्हें लेने आएंगे, समय बिल्कुल सही था। मेहर अवस्थी ने कार की खिड़की से नजरें हटाईं और शांत भाव से कहा, नहीं। रेयांश खन्ना को हैरानी से देखते हुए देखकर मेहर अवस्थी ने आगे कहा, वह बदतमीज अभी तक पकड़ा नहीं गया है, आप मेरा साथ नहीं छोड़ सकते। रेयांश खन्ना चौंक गए, लेकिन टीवी स्टेशन में इतने सारे लोग हैं। मेहर अवस्थी की ठंडी निगाहें देखकर रेयांश खन्ना ने तुरंत अपना इरादा बदल दिया, ठीक है। रेयांश खन्ना के न जाने की बात सुनकर मेहर अवस्थी का चेहरा खिल उठा। फिर उन्होंने रेयांश की ओर देखा, एक पल के लिए झिझकी और धीरे से पूछा, क्या आप सच में जाना चाहते हैं? रेयांश खन्ना मुस्कुराए, कोई बात नहीं, जब मैं कैरावगढ़ आऊंगा तो हमें फिर मिलने का मौका मिलेगा। मेहर अवस्थी ने अपना सिर नीचे कर लिया, होंठ दबाए और अचानक बोली, अगर आप सच में जाना चाहते हैं तो कल के लिए फिर से तय कर लेते हैं। रेयांश खन्ना कुछ बोलने ही वाले थे कि मेहर अवस्थी ने कहा, मैं आपके साथ चलूंगी। क्या? आगे गाड़ी चला रही रितिका मेहता ने हैरानी से कहा, मेहर, तुम अभी से अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिल रही हो? अरे वाह, तुम तो झूठ बोल रही हो। मेहर अवस्थी की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने झट से समझाया, वह मेरी रक्षा करना चाहता है, लेकिन उसे अपने दोस्तों से भी मिलना है, इसलिए मेरे पास उसके साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। छी! रितिका मेहता जोर से हंस पड़ीं। मेहर, तुम बिल्कुल सही हो। दिव्या कपूर ने रितिका मेहता को थपथपाया और बेबसी से सिर हिलाया। वह मेहर अवस्थी के स्वभाव को जानती थी, एक बार मन बना लेने पर वह उसे बदलती नहीं थी। वह केवल यही सलाह दे सकी, तो तुम दोनों कल सावधान रहना। ज्यादा। खैर, कार में सन्नाटा छा गया। रितिका मेहता खुद ही हंसते हुए गाड़ी चला रही थीं। हर्षिता, वह खैर का क्या मतलब है?